starting, which is the second chapter of the cycle analysis. In the बिल्कुल previous सर। class, we discussed the basics of the cycle analysis, and in this chapter, we will be going in further detail. And okay, so screen आपको visible है? बिल्कुल विजिबल है सर। चलें हम लोग इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एलओएस ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ द एनुअल साइकिल कन्फर्म द साइकिल थ्योरी। कह रहे हैं ये जो एनुअल साइकिल हैं, जैसे कि सीजनैलिटी के साइकिल्स हैं, सच एज हमारे जो सन से रिलेटेड होते हैं। हमें पता है कि सन पीक के ऊपर पहुंच जाते हैं, नंबर ऑफ डेज जो है दिसंबर के मंथ के अंदर जो है सबसे छोटे हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है आई थिंक शायद जून के मंथ के अंदर जाके सबसे बड़े हो जाते हैं। तो ये जो एनुअल साइकिल सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, ये भी साइकिल्स हैं, और इन सब साइकिल्स का इम्पैक्ट जो है तकरीबन सारी ही मार्केट्स के ऊपर होता है, चाहे तो वो मार्केट कमोडिटी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, फिक्स इनकम मार्केट हो या इक्विटीज मार्केट हो, इन सब के ऊपर इन नेचुरल साइकिल का इम्पैक्ट हमें नजर आता है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया कि साइकिल की जितनी थ्योरी थी या जितनी फाइंडिंग थी शुरू के अंदर, वो जेएम हर्स्ट ने की। तो उन्होंने जो अपने 7 प्रिंसिपल्स जो बनाए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमनैलिटी के अंदर, वो ये कहते हैं कि सीजनैलिटी जो होती है वो उनकी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमनैलिटी के ज्यादातर प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, बट डज हैव सम यूनिक फीचर्स स्पेसिफिक टू दिस साइकिल। अच्छा जी, फर्स्ट कह रहे हैं कि जो यूनिक फीचर नजर आया वो क्या नजर आया कि फर्स्ट वाज द सोलस्टिसिस एंड द अदर वन वाज इक्विनॉक्सिस। ये सोलिस्टिसिस एंड इक्विनॉक्सिस जो है ये एक्चुअली द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ द ये सोलर सिस्टम या जो वर्ल्ड के ऊपर उन्होंने जो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं उससे बनती हैं। और लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइंस तो नहीं होती सर वो? हाँ, उसी तरह की लाइंस होती हैं, मतलब आइडिया थोड़ा बहुत वही है। आप एक काम करिएगा, इसको अभी पीस ऑफ पेपर के ऊपर ये वर्ड लिख लें और फिर आज इसको गूगल के ऊपर सर्च करके देख लीजिएगा, फिर एग्जैक्टली आपको अंदाजा हो जाएगा सोलिस्टिसिस एंड इक्विनॉक्सिस क्या होते हैं। और कह रहे हैं कि इसी की बेसिस के ऊपर जो सीजन के अंदर जो हार्मोनोसिटी आती है, मतलब एक साल के अंदर कितने सीजन होंगे और कहाँ से सीजन स्टार्ट होगा, तो वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो कह रहे हैं टेक्निकली द वर्नल एक्विनॉक्स, जो कि ये एक्विनॉक्सिस बोल रहे हैं, ये मार्च 21 को जो है ना के सराउंडिंग में होता है, जहां पे इसका 0 डिग्री बनता है, और वहां से जो शुरू होके जो एक साइकिल कंप्लीट होता है, एंड द स्टार्ट ऑफ द साइकिल जो है एक्चुअली मार्च 21 से होता है। ठीक है, कीप इन माइंड while seasonality is a relatively stable market cycle, it still adheres to the principle of variation। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी देखा कि प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ये होता है कि एक तो होती है थ्योरेटिकल पिक्चर आपकी, लेकिन जरूरी नहीं है कि दुनिया के अंदर सारी चीजें जो है ना उस थ्योरेटिकल पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीजें जो है जिस जगह पे एक्चुअली बॉटम लगना चाहिए उससे पहले बॉटम लग सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि बॉटम जो है ना उसके बाद लग सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन अप्लाई होता है, सही है। तो थ्योरेटिकल पिक्चर एक आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन कह रहे हैं कि जो सीजनैलिटी के अंदर भी जो है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन का कॉन्सेप्ट भी लगता है, एंड विच इज वन ऑफ द हर्स्ट के प्रिंसिपल्स के अंदर से एक प्रिंसिपल है। एनुअल साइकिल लाइक ऑल साइकिल इज प्रोन टू शिफ्ट ओवर द टाइम। ये भी हमने उसमें देखा था कि लेफ्ट साइडेड एंड वेरिएशन भी हो सकती है। क्या बोला था उसको, लेफ्ट साइडेड, पता नहीं ऐसा कोई एक खास वर्ड यूज किया था, राइट साइडेड का। ठीक है, कि अगर तो लेफ्ट साइडेड तो होता है कि एक्चुअल बॉटम जहां पे अकर होना चाहिए उससे पहले अगर बॉटम अकर हो जाए तो हम उसको लेफ्ट साइड बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली टॉप भी हो सकता है, टॉप जिस जगह पे लगना चाहिए तो उससे पहले अगर लग जाए, सही है। तो सिमिलरली बॉटम अगर जहां लगना हो या टॉप जहां लगना हो उसके अगर बाद में लगेगा तो हम उसको बोलेंगे राइट साइडेड। मतलब ये जो राइट और लेफ्ट की डिसीजन जो हो रही है वो बस आप ये समझें कि आपके लेफ्ट और राइट हैंड साइड के बीच में जो है दैट इज द एक्चुअल साइकिल का बॉटम या टॉप है, सही है। अगर उससे आगे बढ़ जाता है तो इसका मतलब वो आपके राइट हैंड साइड पे चला गया ना, और अगर उससे पहले हो गया तो इसका मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है।
तो should बिल्कुल be जी। taken to confirm which piece of cycle are stable or and correlated। अच्छा जी, ये इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह की बात हुई थी, उस वक्त हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी। और सबसे पहली बात जो है ना, जो इस चैप्टर के अंदर और ज्यादा फोकस करने की कोशिश की है, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डी ट्रेंडिंग। आई थिंक आपसे जो है ना कोई मल्टीपल चॉइस के अंदर जो है ना क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि डी ट्रेंडिंग क्यों यूज करते हैं। जब आप चैप्टर को डिटेल के अंदर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता लगा होगा कि जो नॉर्मली जो मूवमेंट होती है किसी भी कमोडिटी के अंदर या किसी भी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो मूवमेंट होती है वो किसी भी शेयर की अपनी फंडामेंटल न्यूज़ या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अपनी फंडामेंटल न्यूज़ की भी वजह से भी हो सकती है, और एक इस वजह से भी हो सकती है कि एक नॉर्मल साइकिल के अंदर तो उसको अप एंड डाउन होना ही होता है ना। जैसे अगर सपोज करें कि हम बात करते हैं कि इन्होंने बोला कि मार्च 21 को बॉटम लगना होता है, वहां से चीजें शुरू होती हैं, तो एक तो हमें ये पता है कि मार्च 21 की वजह से ऐसा होना है, सही है। दूसरा हो सकता है कि शेयर के अपने साथ जो है कोई अलग से जिन्हें रिलेशनशिप भी चल रहा हो, उस वक्त कोई ऐसी न्यूज़ जिन्हें लिंक कर रही हो कि ज़्यादा डिमांड आ गई है, तो इसलिए जिन्हें चीज़ें बॉटम लगाने के बाद ऐसे ऐसे ऊपर जाना शुरू हो गई। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड जो बनता है ना, वो बनता है एक्चुअली जो बन रहा है वो साइकिल से हटके जो न्यूज़ है ना, वो उस वजह से बन रहा है, सही। तो इसीलिए करते ये हैं कि जो जितना भी इम्पैक्ट उन प्राइसेस के ऊपर किसी भी न्यूज़ की वजह से हो सकता है, उसकी फंडामेंटल की वजह से हो सकता है, कि सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि उन प्राइसेस के अंदर से उन चीज़ों का इम्पैक्ट खत्म कर दें। जब उन चीज़ों के ऊपर से हम उन फंडामेंटल न्यूज़ और जो उसके अपने ड्राइव करने वाली फोर्सेस होती हैं, वो उनका इम्पैक्ट अगर खत्म कर दें, और उसके बाद हम देखेंगे जो प्राइसेस अगर मूव हो रही होंगी, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अब जो प्राइस की मूवमेंट हो रही है, दैट वी कैन कॉल दैट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिक्लिकल नेचर। और सिक्लिकल नेचर ये कहती है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर इतने नंबर ऑफ मंथ्स के बाद उसको नीचे आना चाहिए है, इतने नंबर ऑफ मंथ्स के बाद उसको ऊपर चले जाना चाहिए। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप ये ट्रेंडिंग जो नेचर की जो मूवमेंट है वो प्राइसेस के अंदर से अगर बाहर निकाल दें, तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डी ट्रेंडिंग ऑफ द प्राइस डेटा, सही। तो डी ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि ट्रेंडिंग नेचर उसके अंदर से बाहर निकालें, फिर जो प्राइसेस का डेटा आपके पास मौजूद रह जाएगा, वो प्राइसेस का डेटा यू कैन इजीली यूज फॉर फाइंडिंग आउट द साइकिल्स, सही है। हमारे जो उसमें मार्केट का क्या कहते हैं मॉडल्स बनाने वाला चैप्टर, उसमें डी ट्रेंडिंग आता है, उसका भी यही रैशनल है ना सर? जी जी, डी ट्रेंडिंग का यही हर जगह जहां पे भी होगा वो यही मीनिंग, ठीक है जी, समझ गया। ताकि ऑब्वियस साइकिल्स को पकड़ सके। एक मरतबा आपने ऑब्वियस साइकिल को पकड़ लिया है ना, तो फिर इसका मतलब ये कि आप अपने चार्ट के ऊपर पहले से बना के रख सकते हैं, अच्छा जी ये इधर साइकिल का बॉटम होता है, इधर साइकिल का टॉप होता है, तो वो आप बना देंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्राइसेस बिहेव कैसे करती हैं उस साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने कैश कॉटन का मंथली प्राइसेस का डेटा उठाया 2006 से लेकर 2017 तक। ये हम देख सकते हैं कि ये प्राइसेस का डेटा मौजूद है। ये 2006 के अंदर कोई 12 मंथ्स हैं, सिमिलरली सारे उसके अंदर जो है ना 12 मंथ्स का डेटा हमारे पास है। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके अंदर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट उन्होंने ये किया कि अब उन्होंने ये देखा कि एक महीने का दूसरे महीने से कितने का डिफरेंस आ रहा है। सच एज अगर आप यहाँ पे देखें 52.89 माइनस 52.44 जो है वो क्या डिफरेंस चल रहा होगा वैसे। ये 52.89 माइनस 52.44 ये इन्होंने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है। आई थिंक शायद परसेंटेज चेंज होगा, ये 1.011 ना कैसे आएगी ये फिगर? परसेंटेज चेंज ही होगा सर फिर तो, क्योंकि दिखने में तो ये इससे ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, और ये वाली फिगर जिन्हें इससे कम है 50.79 52.89 से कम है, तो ये वाली जिन्हें निगेटिव में होनी चाहिए शायद। देखते हैं क्या आ रहा है, हाँ निगेटिव में ही है। और चूंकि अमाउंट चूंकि डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब परसेंटेज होगा, तो इसको कंफर्म करने के लिए 50.79 को डिवाइड कर देते हैं
52.89 से और पे -1 कर देते हैं, तो अगर वही आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये परसेंटेज में होगा। 50.79 50.79 डिवाइडेड बाय 52.89, ये बना 0.96। इसमें से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया, -1, तो आंसर हमारे पास आ गया 0.039, जो कि उन्होंने 0.04 लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है ना। बिल्कुल ठीक, सही लिखा परसेंटेज है। परसेंटेज चेंज का डिफरेंसेस है हर मंथ का पिछले मंथ से। सही, ये इन्होंने सारे यहाँ पे लिख दिए। फिर जब ये इन्होंने सारे लिख दिए तो फिर इन्होंने क्या किया कि हर साल के सिर्फ जनवरी का उन्होंने एवरेज ले लिया। मतलब कितने, 2006 से लेके 2017 तक आई थिंक कुछ 12 होंगे। वन, ये सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 13 है, तो 12 हो गया। 12 मतलब इनको ऐड के डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो ये इनके पास आ गया 0.03 एवरेज आ गया। और ये बता रहे हैं कि ये परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज पॉजिटिव मंथ्स, ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, परसेंटेज पॉजिटिव मंथ 0.66। चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ये तो सारे तो जो है ये एवरेजेस हो गए, ठीक है। जी सर। और अच्छा, अभी अगर हम लोग 0.026 को डिवाइड करें, नहीं लेकिन हर एक के अंदर हमारे पास परसेंटेज पॉजिटिव मंथ्स ही लिखा हुआ है ना, परसेंटेज पॉजिटिव मंथ्स। जी सर। तो इसके मीनिंग क्या हुए? इसके मीनिंग ये हुए शायद कि ये जितने भी मंथ दिए हुए हैं, ये अगर कितने हैं, 12 हैं, 12 ईयर्स हैं, तो उसमें से देख रहे हैं कि उन 12 ईयर्स में से कितने परसेंट मंथ जो है ये इसने पॉजिटिव चेंज दिखाया है। आई थिंक यही मीनिंग होंगे। मैं समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। देखते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 मंथ्स जो है इसमें से नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब है 8 मंथ्स जो है इसके अंदर से पॉजिटिव हैं। तो 8 डिवाइडेड बाय 12 जरा करें, क्या बनता है? एक सेकंड में, हाँ यही आ गया आंसर, 666 सर, बिल्कुल ठीक। सही है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि कितने इस जनवरी में कितना ज्यादा जो है पॉजिटिव मंथ्स रहे। और फिर ये देखें कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव मंथ्स जो है वो इधर है, दिसंबर के मंथ में। और सबसे कम हमारे पास किधर है, 0.25, ये दो। सही है। और यही दो जो है ना, ऐसा है, इसका मतलब है ये कहना चाह रहे हैं कि ये अप्रैल जो है ना मेजोरिटी ऑफ द टाइम के अंदर जो है इसके अंदर निगेटिव परसेंटेज चेंज निकलता है एज कम्पेयर टू मार्च के और मई के मंथ के अंदर अप्रैल से भी नीचे। मतलब ये कि अप्रैल के महीने में ना सिर्फ प्राइसेस नीचे जाती हैं बल्कि मई में अप्रैल से भी नीचे चली जाती हैं प्राइसेस। तो ये जो है ना ज्यादातर इन 2 महीनों के अंदर सबसे कम जो है ना पॉजिटिव चेंजेस नजर आए। अच्छा, वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब हम इंडेक्स बना रहे हैं। इंडेक्स के अंदर उन्होंने यहाँ पे कहीं शुरू में इधर से 100 की फिगर लेके आ रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मली इंडेक्स को 100 से शुरू करते हैं। तो वो पिछले सालों में जो कुछ भी करते रहे, यहाँ तक कि उनकी फिगर जनवरी के महीने में 102.96 आ गई। अब नेक्स्ट फिगर को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट फिगर को बनाने के लिए उन्होंने ये किया कि ये जो परसेंटेजेस चेंज नजर आ रहा था, आई थिंक इन्होंने हाँ जी यही किया है कि ये जो इनके पास आ रहे हैं ना 0.026, हाँ ये एवरेज है ना, इसके अंदर 1 को ऐड करेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर की फिगर आ जाए हमारे पास, नेक्स्ट मतलब फरवरी की फिगर आ जाए। तो अगर हम 102.96 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.026 से, तो आई थिंक वी शुड हैव दिस फिगर। ये चेक करिएगा। वैसे तो मैं आपसे ये सब कुछ जो है ना एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन फिर कर लेने में 105.6 आ रहा है। 105.6 तो इसका मतलब सही है। तो ये सारी फिगर्स जो है ना ऐसी ही आई हैं। फिर जैसे ये फिगर आपके पास आ गई, तो इस फिगर पे अचीव होने के लिए क्या करेंगे आप, इसके अंदर 1 ऐड करेंगे, 1.015 बन जाएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिगर आ जाएगी। फिर जैसे ही आप नेगेटिव वाली ईयर की फिगर के अंदर 1 को ऐड करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि 1 - 0.03 का मतलब ये हुआ कि
पिछली फिगर से कम हो जाना चाहिए ना, क्योंकि 1 के अंदर से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लेस देन 1 हो जाएगा, और अगर बिल्कुल किसी सर। भी नंबर को लेस देन 1 के नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर छोटा हो जाता है, ठीक है, ये छोटे हो गए, बिल्कुल सर। ठीक है। अभी हम वी आर मूविंग फॉरवर्ड परसेंटेज, इसको डी ट्रेंड करने चाह रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि चार्ट बना लिया उन्होंने, ठीक है। हम्म। जो चार्ट बनाया, इस चार्ट के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो परसेंटेज जनवरी के अंदर जो उनको वो नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है, मंथली परसेंटेज चेंज एंड सीजनल पैटर्न फॉर कैश कॉटन। अब ये देखें, ये जो फिगर आ रही है हमारे पास 0.03 के करीब आ रही है। इधर आ जाएं, ये देखें, ये जो एवरेज निकल के आएंगी ना, ये उन्होंने लिखना शुरू कर दी। जनवरी के अंदर उन्होंने ये बना दिया 0.03, फिर फरवरी में बना देंगे चार्ट में 0.026, देखें ये कम है। फिर उन्होंने बोला वही वाली बात जो मैं आपको कह रहा था ना, कि जी अप्रैल के सर। महीने के अंदर उससे पहले वाले महीने के मुकाबले में जो है डिक्लाइन आया, और मई में अप्रैल से भी ज्यादा डिक्लाइन आया। बिल्कुल सर। और फिर डिक्लाइन जो है तो डिक्लाइन ही मई के मुकाबले में जून के मंथ में, लेकिन डिक्लाइन थोड़ा कम हो गया। फिर एकदम से जो है जुलाई के मंथ में डिक्लाइन जो है जून के मुकाबले में बढ़ गया, और फिर ये होते होते नवंबर और दिसंबर के अंदर फिर दोबारा से इंक्रीजिंग ट्रेंड शुरू हुआ। तो अगर साइकिल को बनाया जाए तो कोई साइकिल ऐसी होगी कि टॉप इधर लगेगा, साइकिल जो है ना मूव करेगी फ्रॉम टू द बॉटम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता साइकिल जो है ना यूं दोबारा टॉप पे चली जाएगी। तो टॉप टू टॉप में हम बोलेंगे कि जो डिफरेंस होएगा वो ये कोई 12 मंथ्स का या 11 मंथ्स का डिफरेंस है, टॉप टू टॉप, जो कि साइकिल का पीरियड की बात करते हैं ना, कि एक पीरियड जी जो सर। टॉप टू टॉप या बॉटम टू बॉटम होता है। यहाँ पे उन्होंने बनाया इसी को दूसरे तरीके से, ये वाला जो चार्ट बनाया है, ये वाला चार्ट, इसके लिए इन्होंने ये वाला डेटा यूज किया हुआ है, ठीक है। और नीचे जी सर। इंडेक्स की फिगर्स को लेते हुए इन्होंने लाइन चार्ट बना दिया। बनेगा तो एक ही तरह का चार्ट ना, क्योंकि ये बिल्कुल बता सर। रहे हैं कि शुरू में फिगर आपकी बढ़ गई तो ये इन्होंने बढ़ते हुए दिखाया। फिर चूंकि पहले मंथ के अंदर फिगर्स बढ़ गई, दूसरे महीने में भी फिगर्स बढ़ी हैं, तो इसका मतलब पहले महीने की फिगर के ऊपर ऐड किया जाएगा ना इस बढ़े हुए को, तो वो जैसे जी ऐड सर। हुआ तो लाइन और इंक्रीज हो गई। फिर चूंकि जो है ना मार्च के अंदर जो है ना इन दोनों के अंदर ऐड करेंगे तो लाइन और इंक्रीज हो जाएगी, तो मार्च तक के राइजिंग ट्रेंड रहा। फिर उसके ठीक है बाद सर। आप देखें कि अप्रैल में चूंकि डिक्लाइन हो गया, तो वहीं से जो है ना मार्च के बाद अप्रैल से डिक्लाइन दिखाया है। फिर देखें कि जो है ये वाली फिगर उस डिक्लाइन के अंदर फर्दर एडिशन करेगी, तो डिक्लाइन और ज्यादा स्टीप हो गया। फिर भी बिल्कुल डिक्लाइन जी। ही है और थोड़ा सा जो है ना शैलो डिक्लाइन हो गया। फिर और डिक्लाइन है तो थोड़ा सा स्टीप हो गया। फिर उसके बाद बीच में एक ऊपर की तरफ गया, पॉजिटिव हुआ है, तो ये देखें आप, बीच में ये पॉजिटिव नजर आया। फिर उसके बाद दोबारा से डिक्लाइन हो गया। फिर उसके बाद आखिरी 2 महीने जो है पॉजिटिव हुए, तो फिर ये डिक्लाइन का बॉटम लग के जो है ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये चार्ट बिल्कुल ठीक। बना है। अच्छा, अब ये तो एक मेथड कंप्लीट हो गया डी ट्रेंड करने का। दिस मेथड इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज डी ट्रेंडिंग कैश कॉटन। परसेंटेज चेंज का मेथड कहलाता है। आप परसेंटेजेस चेंजेस लेना शुरू कर देते हैं प्राइसेस के अंदर। द अनदर मेथड फॉर डी ट्रेंडिंग इज कॉल्ड मूविंग एवरेज का मेथड, ठीक है। पहला जी मेथड सर। कौन सा था, परसेंटेज ट्रेंड, और दूसरा मेथड क्या है, मूविंग एवरेज। आई मूविंग थिंक एवरेज। जो आपसे मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि ये बताएं कि इन 4 गिवन चॉइसेस में से विच वन इज नॉट अ डी ट्रेंडिंग मेथड। जी सर। सही, तो आपको पता होगा कि मूविंग एवरेज तो है, बिल्कुल। परसेंटेज चेंज भी है, उसके अलावा कोई वर्ड अगर वहां पे लिखा हुआ है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये वाला नहीं है। या हो सकता है कि आपको कोई एक जो है ना वर्ड उसके अंदर लिख दें, चारों में से एक राइट हो, वो या तो मूविंग एवरेज वाले का होगा या वो परसेंटेज चेंज वाला। इस तरह का शायद जो है ना क्वेश्चन आ सकता है। सही है। अच्छा, अच्छा। अब ये ना मूविंग एवरेज के मेथड के अंदर क्या करना है, ओपन हाई लो क्लोज का डेटा होना चाहिए, सेम है। देख लें कि कैश कॉटन ने सेम टाइम पीरियड 2006 से 2017 सेम टाइम पीरियड लिया है, लेकिन अब के बाद डेटा को जरा दूसरी तरह से मेंशन किया है। वही वंस अगेन जो ना मंथली डेटा लिया है, ये जनवरी का मंथ ले लिया उन्होंने, ठीक है। ये जो है इन्होंने फेब्रवरी इस तरीके से मेंशन करते, देखें 12 तक गई फिगर, फिर दोबारा 1 हो गई, तो इसका मतलब मंथली डेटा है। तो इन्होंने क्या किया, पहले जो ना 12 महीने की प्राइसेस को ऐड करके उसको 12 से डिवाइड करके प्राइस निकाली। अगर आप इन सारी फिगर्स को ऐड करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले की जो प्राइसेस हैं उसके अंदर तो इससे ऊपर वाला सेल यूज हो रहा होगा ना, ये वाली मूविंग एवरेज के लिए। तो आपके पास तो चूंकि ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो आप यहां से मूव होना शुरू करेंगे। जैसे आप
यहां से लेके यहां तक का डेटा यूज करेंगे तो आप ये वाली प्राइस निकाल मैं सकते समझ गया सर। हैं। सही, जैसे ये आपने 12 से डिवाइड करके जो भी प्राइसेस निकाल लिए आपने, अब आपने क्या किया कि आपने इन प्राइसेस को पीछे जो है ना मूव किया 6 मंथ्स, क्योंकि आपको ठीक पता है। है कि 12 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है। अभी 12 मंथ का मतलब मसला क्या है, क्यों जो है ना पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। देखें, हमने इतनी मर्तबा पढ़ लिया कि जो मूविंग एवरेजेस हैं वो लैगिंग इंडिकेटर रखते हैं। बिल्कुल सर। अगर लैगिंग इंडिकेटर रखते हैं, देखिए मैं जो है ना जरा समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि क्यों जो है ना ऐसी ये जो है ना चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करें कि ये शेयर की प्राइसेस हैं, ठीक है। शेयर की प्राइसेस यूं ऊपर मूव की, फिर नीचे आई, फिर यूं ऊपर चली गई, फिर यूं नीचे आई, ठीक है। और फिर उसके जी बाद जो है ना ये ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा, इसका आप मूविंग एवरेज बनाएंगे, अज्यूम करते हैं, हाँ। और अज्यूम करते हम्म। हैं कि इनका मूविंग एवरेज जो है ना आप कोई नीचे बना रहे हैं। एक आपके पास जो है ना विंडो है, उसके अंदर ये ऑसिलेटर आपने बनाया, मूविंग एवरेज ऑफ द प्राइस। और जब मूविंग एवरेज आप बनाएंगे प्राइसेस का, तो आपको कुछ इस तरीके से जो है ना नजर आएगा। अभी जरा गौर करेंगे मैं क्या करके आ रहा हूँ। ये देखें, मूविंग एवरेज जो आपने बनाया है उसका टॉप लगा यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है ना इसका बॉटम लगा यहाँ पे, ठीक है। फिर मूविंग एवरेज का टॉप लगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना हम्म। मूविंग एवरेज जो नीचे आई, फिर उसके बाद मूविंग एवरेज का इस तरह से। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो टॉप टू टॉप जो है ना, ये ना तो टॉप इसके साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है, ना ही बॉटम सिंक्रोनाइज हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लैगिंग इम्पैक्ट है। प्राइसेस के अंदर बॉटम पहले लग जाएगा, मूविंग एवरेजेस के अंदर बॉटम बाद में लगेगा। प्राइसेस के अंदर टॉप पहले लग जाएगा, मूविंग एवरेज में बाद में लगेगा। तो चूंकि ये वाला जो लैगिंग का इम्पैक्ट है, इस लैगिंग के इम्पैक्ट को थोड़ा सा सही करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सपोज करें इस पूरी पिक्चर को काटा, हाँ। सपोज करें ये पिक्चर बनी थी, इस पूरी पिक्चर को काटा और थोड़ा सा यहां सिरका दिया। ठीक है सर। जैसे इन्होंने इसको यहाँ की तरफ सिरका दिया तो बॉटम जो है ना बॉटम के नीचे हो जाएगा, टॉप टॉप के नीचे हो जाएगा। तो वही इन्होंने किया है कि जो 49.3931 की फिगर है, चूंकि ये लैगिंग है, तो उन्होंने उसको हम्म। 6 मंथ पीछे की तरफ लेके आ गए। सही है। ठीक सर। और फिर इसी तरीके से वो सारी फिगर्स रिपीट हुई हैं जो यहाँ पे हैं। वो 6 मंथ पीछे करने का मतलब ये है कि जो इतना बड़ा लैगिंग आ रहा है वो लैगिंग का इम्पैक्ट खत्म हो जाए। ठीक है सर। और साइकिल के जो टॉप हैं और जो बॉटम है वो एक्चुअली उसकी बनने वाले जो ये जो मूविंग एवरेज वाला जो बना रहे हैं उससे मैच कर जाए, उसका टॉप टू टॉप पे बैठे जाके और बॉटम बॉटम के ऊपर बैठे जाके, ताकि लैगिंग का इम्पैक्ट खत्म हो जाए। तो लैगिंग का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए उन्होंने 6 मंथ पीछे लेके गए डेटा को। फिर उन्होंने क्या किया कि हर 2 महीने की प्राइसेस का उन्होंने आई थिंक एवरेज निकाला है, दो जो बराबर बराबर की मान 4931 49.14, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया, तो इसका एवरेज बना बिल्कुल ये इस सही। तरीके से सही, बिल्कुल सही। ये। अब इन्होंने क्या किया, अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि इनके अंदर जो है जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, सीजनल एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है। तो सीजनल एडजस्टमेंट फैक्टर के अंदर जो वो देखना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे नोट करें कि ये 49.31 से प्राइस जो है 49.27 हो गई, तो हम्म। इसका मतलब डिक्लाइन हुई है। सही, जी सर। डिक्लाइन हुई है तो इसका मतलब है जो परसेंटेज है वो जो है वो जो है आई थिंक सीजनल एडजस्टमेंट की तो मीनिंग यही होनी चाहिए, नहीं? क्या होनी हम्म। चाहिए? यही नहीं होनी चाहिए कि परसेंटेज ये और ये वाली। कितनी नीचे जा रही है, लेकिन ये वाली पॉजिटिव कैसे हो गई फिगर? ये फिगर अगर पॉजिटिव हुई है तो इसका मतलब फार्मूला कुछ और है। और हमें मुझे याद पड़ता है कि शायद लास्ट टाइम भी मैंने बुक को ओपन किया था इसको चेक करने के लिए कि ये क्या है। एक मिनट देखता हूँ पहले सर। ड्राइंग खत्म करते हैं इसकी हम। ड्राइंग क्लियर, ड्राइंग। आपने खोली है बुक क्या? मैंने खोली बुक सर। उसमें देखिए कि इसके अंदर ये क्या दिया हुआ है, सीजनल एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, क्या ये पता? बताते हैं सर कि मूविंग एवरेज मेथड में कहते हैं उन्होंने बोला होगा कि कॉलम नंबर जे कैसे कैलकुलेट हुआ है, आई थिंक ये बोला होगा।
Column I is the average of the two adjacent CMAs placed in the time period of the sixth data point. It is from this value that we can then detrend the data by subtracting column F, resulting in the seasonal adjustment factor and column J. ओह अच्छा, इन्होंने ये किया कि 47.97 में से 49.2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। बिल्कुल समझ गया सर। अच्छा, ये जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ लिखना शुरू कर दिए, तो ये बोला एवरेज ऑफ रेंज एडजस्टमेंट के फैक्टर ये बन रहे हैं। और फिर उन्होंने सीजनल इंडेक्स के बारे में क्या बताया, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है? आगे बताते हैं सर। आई थिंक ये तो फिर उन्होंने वो उसके अंदर जो है वो कर दिए होंगे वन कहते हैं कि करके। seasonal index in column K is the ratio of column F divided by column I. The seasonal index in column K आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। seasonal index in column K is the ratio of column F divided by column I. ये कॉलम एफ को आई से डिवाइड कर, जिससे ये डिफरेंस है और ये रेशियो और वो रेशियो है, समझ गए। सही है, तो सही है। जो माइनस वाली फिगर्स जहाँ पे होंगी वहां पे चूंकि रेशियो है तो पॉइंट लेस देन 1 का आंसर होगा, जहाँ प्लस वाली फिगर है उनके आंसर ग्रेटर देन 1 होंगे। ग्रेटर देन 1 होंगे सर। यही रिलेशनशिप नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने बना लिया। अभी जब इन्होंने ये सारा डेटा बना लिया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हर साल की जो ना वो फिगर्स लिखना शुरू कर दी उन्होंने, जो वहां पे अभी हमने देखी। सही है। और यही कॉलम है ना, सही, आई थिंक यही है। फिर उन्होंने क्या किया कि उन सब का उसी तरह से इन सब का एवरेजेस ले लिया, वो यहाँ नीचे लिख दिया। फिर उन्होंने जो है इंडेक्स बना लिया, उसका पीछे से लेके आ रहे हैं कहीं से, और ये उन्होंने इन हर मंथ के लेके ये इसमें जो है एवरेजेस ले लिए, उन्होंने मीन बना दिया। इंडेक्स मीन उन्होंने क्या किया, इंडेक्स मीन उन्होंने ऐसे किया है कि जैसे ये 100.579 लिखा हुआ है, तो उसको उन्होंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1.031 से, तो आई थिंक ये फिगर आएगी। 100.579 को मल्टीप्लाई करके देखिए 1.031 से, तो ये फिगर आएगी, जैसे पिछले वाली टेबल में हम कर रहे थे। 100.579 multiplied by 1.031 जी 103.69 सर। सही, तो ऑलमोस्ट यही है, हमें नहीं पता ना ऑलमोस्ट वही नंबर है, ठीक है। तो ये आ गई। फिर इन्होंने एवरेज डी ट्रेंड सीजनल चेंजेस निकाल ली। ये इन्होंने निकालने के लिए क्या किया है, मीडियन है इनका सर। अच्छा हाँ, ये मीडियन है, तो ये तो सेंट्रल वैल्यू होगी इसकी। सही है। और ये यही इंडेक्स जैसे इधर बनाया हुआ इंडेक्स, या मीडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स बना लिया, समझ के। इन डेटा को यूज किया है नेक्स्ट उसके अंदर के, और चार्ट बना दिया। देखें, ये जो 1.0 वाली फिगर लिए और ये इंडेक्स वाली फिगर लिए। जब भी 100 वाली फिगर होंगी ना, तो उनको वो आपको उसी में पता लग जाना चाहिए वो इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स जो है ना 100 से शुरू होता है। तो फिगर तो सेम ही है, सही है। ऊपर गया, नीचे जाके फिर बॉर्डर लगा के ऊपर आया। और यही हमने नेचर जो है ना उधर भी देखा था पहले, जो परसेंटेज चेंज वाला मेथड था, ये तो है मूविंग एवरेज वाला मेथड है। इसमें भी देखें, टॉप किया, फिर उसके बाद जिन्हें नीचे आया, फिर अक्टूबर के बाद से ऊपर जाना शुरू किया। तो साइकिल तो एक ही तरह से नजर आ रहा है दोनों मेथड के अंदर, सही है। लेकिन जो आपको ज्यादा पसंद हो कि नहीं, आप कहने में परसेंटेज चेंज मेथड यूज करना चाहते हैं आप वो करें, आप मूविंग एवरेज करना चाहते हो वो करें, जो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा वो आप यूज करेंगे। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ चार्ट्स, क्यूमुलेटिव लाइन चार्ट एंड द मंथली परफॉर्मेंस चार्ट। कह रहे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जो सीजनल चार्ट्स होते हैं। First one is called cumulative line chart. This one is I think cumulative line chart, and the other one is called monthly performance chart. Monthly performance chart जो है हमेशा बार चार्ट की फॉर्म में होगा। अच्छा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी सर। अच्छा जी, क्यूमुलेटिव लाइन चार्ट कह रहे हैं कि हम लोग सीजनल जो चार्ट्स हैं उनको क्यूमुलेटिव लाइन चार्ट के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ये भी हम देख सकते हैं, वहां पे हम कॉटन देख रहे थे
यहाँ पे उन्होंने वीट को जो है ना उसी तरह से जो है ना मेंशन किया है, हम देख सकते हैं कि जो है ना देखें नीचे मंथ लिखे हुए हैं, जनवरी फरवरी से दिसंबर तक, ठीक है, और इसका जो साइकिल है हमें थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का नजर आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि इस तरह से इजीली समझा जा सकता है कि किसी भी कमोडिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर किस तरह के साइकिल का क्या नेचर होता है, क्या उनके हर और सबके तकरीबन अलग अलग साइकिल हो सकते हैं, सही है, स्टॉक्स के अलग साइकिल हो सकते हैं, करेंसीज के अलग साइकिल हो सकते हैं, कमोडिटीज के अलग साइकिल हो सकते हैं. Now we are moving to the next slide to see in the monthly performance chart. अगर I think yeah, this one is monthly performance chart जो मैंने आपको बोला कि बार की फॉर्म में होता है, सेम है, वीक है, ठीक है, बताया कि पहले ऊपर राइजिंग ट्रेंड है, फिर डिक्लाइनिंग है, तो यही जो है ना हमने यहाँ पे भी देखा, देखिए राइजिंग के बाद डिक्लाइनिंग हुआ, फिर राइजिंग हुआ, तो फिर ब्लू लाइन आएगी वहां पे, देखिए ये ब्लू लाइन है, फिर डिक्लाइनिंग हो गया, फिर राइजिंग हो गया, तो ये इस तरह का दो तरह की फॉर्मेशंस होती हैं चेक करने की, मतलब जिससे आप देख सकते हैं विजुअल टूल आपको मिल जाए. तो कॉमन सीजनल टूल्स के अंदर जो है ना दो तरह के चार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव लाइन चार्ट एंड द अदर वन इज कॉल्ड मंथली परफॉर्मेंस चार्ट. अच्छा जी, अब आ जाए इस चैप्टर के आखिर की तरफ, हम बिल्कुल आ गए हैं और हमने जब लास्ट टाइम जब हम ये इस चैप्टर इस टॉपिक से रिलेटेड पहला चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि दो तरह की जो ना वो होती हैं साइकिल्स होती हैं. एक तो इन्होंने बोला कि फिक्स साइकिल्स, सही, उन्होंने कहा कि अभी हम शुरू में जो सिर्फ फिक्स साइकिल्स डिस्कस करेंगे. देन देयर इज द अदर काइंड ऑफ साइकिल विच इज कॉल्ड सीक्वेंसेस, नॉन लीनियर साइकिल्स होती हैं. उन्होंने लीनियर नॉन लीनियर करके जो है डिस्कस किया था उस चैप्टर के शुरू के अंदर, और लीनियर बोला था कि ऑलमोस्ट फिक्स काइंड ऑफ साइकिल्स होती हैं. 19-20 आगे पीछे जो है फर्क पड़ सकता है. दुनिया के अंदर जो द मोस्ट कॉमन डिस्कस्ड साइकिल है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राटिव वेव, ठीक है, कॉन्ट्राटिव वेव, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि रशियन इकोनॉमिस्ट था कॉन्ट्राटिव, और इसने इस चीज की एनालिसिस की थी लॉन्ग टर्म साइकिल की, कि रियल एस्टेट के जो टॉप्स एंड जो बूम्स एंड बर्स्ट हैं वो नॉर्मली 52-53 ईयर्स के ऊपर लाई करते हैं, और जो साइकिल का टाइम आप पीरियड बोले फ्रॉम टॉप टू टॉप हो गया, बॉटम टू बॉटम हो गया, वो 52-53 ईयर्स होते हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो ना एक एक्सेप्शन ले सकते हैं इसकी, और वो ये कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं सच एज वेस्टर्न इकोनॉमीज, इंग्लैंड, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स, अब इन्होंने उनकी एक्सेप्शन इन कंट्रीज के लिए क्यों दी, उसकी रीजन शायद ये भी हो सकती है कि ये वो कंट्रीज थे जहां पे रियल एस्टेट के अंदर अच्छा सॉरी, ये रियल एस्टेट नहीं है, बल्कि ये जो है ये कह रहे हैं कि ही ऑब्जर्व द साइकिल इन अ वैरायटी ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट एंड कमोडिटी. ओके, सो वो सिर्फ ये नहीं, वो एक्चुअली वो आगे वाला है, कुज़नेट्स साइकिल है ये. कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि जो ना दुनिया की हर चीज के ऊपर ये लग जाता है ये साइकिल, ठीक है. और वही कह रहे हैं कि इंग्लैंड, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है ये, इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब आप देख रहे हैं थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाता है. ये 52 से थोड़ा सा इस तरफ चलेगा फिगर को लेकर, 45 और 53 से इस तरफ लेके चलेगा फिगर को, तो 7-7 साल जो है ना दोनों तरफ जो है ना, इधर भी 7 साल इंक्रीज किए, इधर भी 7 साल रिड्यूस किए, तो 45 और 60 के ऊपर पहुंच गए. तो आई थिंक तो इन इकोनॉमीज के लिए इन्होंने ये किया होगा, वो उसके पीछे ये रीजन बनती होगी शायद कि दुनिया में सबसे पहले जो फाइनेंस की थ्योरीज थी वो तो इन्हीं कंट्रीज के अंदर ही अप्लाई हुई हैं, और इन्हीं कंट्रीज के अंदर शायद मार्जिन के ऊपर काम हुआ है, लोन्स के ऊपर काम हुआ है. तो ये सब वो इकोनॉमीज थी जहां पे मार्जिन के बेसिस के ऊपर चीजें चल रही थी, हो रही थी, या हो ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये डेवलपिंग नेशंस थी उस वक्त की जो है, और बहुत तेजी से इनके यहाँ इकोनॉमिक बूम आ रहा था, फैक्ट्रीज लग रही थी, तो इनका कहना ये था कि शायद ये कंट्रीज जो है ज्यादा लंबे साइकिल से गुजरती, लेकिन आते इनके अंदर भी टॉप एंड बॉटम है, ठीक है. तो कुज़नेट साइकिल जो था वो उन्होंने क्या डिस्कस किया, वो डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिल, वही कहते हैं कि 15 to 20 ईयर्स के भी साइकिल होते हैं, मतलब
हो सकता है कि ये 15 to 20 ईयर्स इसी कॉन्ट्रेटिव के अंडर होते हो। जैसे अगर ये मेन डोमिनेंट साइकिल है तो उसके बीच में जो है ये सेकंड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक काइंड ऑफ हो, ठीक है। तो कजनेट्स ये कहते हैं कि रियल एस्टेट के अगर आप देखें, बिल्डिंग साइकिल देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल आप देखें कि जो बिल्डिंग होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो बन रही होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है, उसका जो है अपना एक अलग साइकिल होता है, 50 to 20 ईयर्स का होता है। सही। वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द नोबेल प्राइज, इन्होंने कजनेट ने फाइंड आउट किया था। is attributed to the investment in the housing and building construction and sometimes referred to as the building cycle or infrastructure cycle, ठीक है। तो ठीक है सर। इसके ऊपर इन्होंने फाइंड आउट किया, इन्होंने कहा 15-15, 20-20 साल के जिन साइकिल्स चलते हैं रियल एस्टेट के अंदर। जगलर साइकिल, जो कि फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे क्लेमेंट जगलर, इन्होंने फाइंड आउट किया। इन्होंने बोला कि कोई 7 to 11 ईयर्स का ये साइकिल होता है, एवरेज अगर आप इसके ले लें 7 और 11 तो 9 बनता है। और इन्होंने बोला कि ये फिक्स इन्वेस्टमेंट का साइकिल होता है, मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट किसी भी सिस्टम के अंदर आएगी तो कितने साल तक वो सिस्टम के अंदर रहेगी और उसके बाद बाहर निकल जाएगी, इट्स कॉल्ड अ फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो जगलर ने बोला कि ये जो है प्रोड्यूस एविडेंस दैट द क्राइसिस आर पीरियोडिकल एंड नॉट रैंडम। सही, जो कि मैं बोलता हूँ ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो जो चीज होनी है वो तो होनी है ना। अभी बिल्कुल आप सर। जो है वो साइकिल के अंदर चलना है, उसने तो चलना है, अभी टॉप जहां लगना है वो तो लगना ही है। हर 10-10 साल, 9-9 साल के बाद अगर ये चीजें हो रही हैं तो होनी ही है ना। अब उससे जी घबराने की सर। क्या जरूरत है, आप अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करें तो अपने जहन में अगर आप पहले से ही बिठा लेंगे कि हर 9 साल 10 साल बाद ये होना है, तो वो जगलर साइकिल जो है स्टॉक मार्केट के मेजर क्रैशेस या दुनिया के अंदर होने वाले जो मेजर क्रैशेस हैं वो जगलर साइकिल को ही फॉलो कर रहे होते हैं अगर देखा जाए। फिर बिल्कुल प्रेसिडेंशियल सर। साइकिल हो जाता है जो उससे भी छोटा है। अगर आप गौर करें तो ये जो सारे साइकिल डिस्कस हो रहे हैं फ्रॉम द डोमिनेंट टू द सेकंड और द थर्ड हार्मोनिक काइंड ऑफ अ साइकिल जो है डिस्कस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं ठीक है है सर। कि एक साइकिल जो है ना ये बता रहा है कि नहीं नहीं दूसरा तो बेकार है, नहीं। इन्होंने सबकी अपनी अलग 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 इंपॉर्टेंस है, लेकिन हर साइकिल हर वक्त एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है सर। प्रेसिडेंशियल जो है वो उससे छोटा हो जाता है क्योंकि 4-4 साल बाद वहां पे इलेक्शन होते हैं, तो इसलिए जनरल ये 4 ईयर्स का साइकिल होता है। किचन साइकिल क्या कहता है, ये 40 मंथ्स, ये उससे भी छोटा हो गया, 40 मंथ्स का साइकिल हो गया, 3.33 ईयर्स बने ये तकरीबन। कह रहे हैं कि ठीक है प्रेसिडेंशियल साइकिल से भी छोटा होता है। और इन्वेंट्री साइकिल नॉर्मली इसी के ऊपर कंसिस्ट करता है। इन्वेंट्री साइकिल पता है ना आपको क्या होता है, जो कि किसी कंपनी के अंदर जो लोग अपने पैसों से इन्वेंट्री खरीदते हैं वो इन्वेंट्री को कन्वर्ट करते हैं वो मैन्युफैक्चर गुड के अंदर या फिनिश गुड्स के अंदर, और देन दे सेल इट इनटू द मार्केट। once they sell it in the market that is normally sold it at a credit। और जब वो कस्टमर को आगे बिक जाता है तो फिर उसके बाद फिर वो जो मार्केट के जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उसके बाद प्राइसेस जो पेमेंट है वो फैक्ट्री वालों को करते हैं। तो इतना लंबा साइकिल कह रहे हैं कि 3.33 ईयर्स लग जाते हैं एक इन्वेंट्री को कन्वर्ट होने के अंदर। अब आ जाते हैं सीक्वेंसेस के अंदर। सीक्वेंसेस क्या कहते हैं कि ये नॉन लीनियर साइकिल हैं और इस सीक्वेंसेस के अंदर ये सब आ जाता है। आपका फिबोनाची हो गया, ल्यूकस हो गया। तो कह रहे हैं कि नॉन लीनियर साइकिल ये भी टाइम बेस्ड पैटर्न होते हैं दैट डज नॉट कंफर्म टू द ट्रेडिशनल फिक्स साइकिल। सही है, ये फिक्स नहीं होते आगे ठीक पीछे। है सर। द फॉलोइंग लिस्ट प्रोवाइड सम एग्जांपल ऑफ कॉमन। और कह रहे हैं कि ये सारे ऐसा नहीं है कि जो डिस्कस होंगे यही सब हैं, कह रहे हैं इससे भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम से उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमन वन है। तो फिबोनाची के नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि हर नंबर जो पिछले नंबर के अंदर एडिशन होके होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो साइकिल्स हैं टाइम पीरियड के वो ऐसे अकर होते हैं कि वन, अगर कोई चीज 0 असाइन कर दिया आपने तो उसके बाद 1 के ऊपर जना कर होगा अगला, फिर उसके बाद फिर उससे अगले महीने के अंदर, फिर उससे 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, इस तरह से स्पाइरल बड़ा होता चला जाएगा। और जो लुकस है, लुकस ने बोला कि उसने अपना एक अलग साइकिल निकाला, फिबोनाची ने अलग निकाला, लुकस ने अलग निकाला। लुकस ने बोला कि जो साइकिल्स अगर होंगे वो इस तरह से होंगे कि एक 0 पे अगर हो जाएगा, एक 2 के ऊपर होगा, फिर उसके 1 महीने बाद एक होगा, फिर उसके 3 महीने बाद एक साइकिल जना अकर होगा, फिर उसके 4 मंथ्स, इस तरह से वो चलते हुए आगे के
सही है जो बोल रहे हैं, ये हम उसको मान लेते हैं, ऐसे ही होगा, हो सकता है, लेकिन हमने कोई इतनी ज्यादा रिसर्च की नहीं। फिर एक नेचुरल स्क्वायर्स के ऊपर कहते हैं कि एक साइकिल होता है, और वो कहते हैं कि हर नंबर का जो स्क्वायर होता है वो एक आपको साइकिल का टाइम पीरियड बताता है। अगर 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9, इस तरीके से कह रहे हैं कि ये जो सारे जो टाइम पीरियड होते हैं ये सबके सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होते हैं। इनके ऊपर कोई ना कोई मेजर चीज अकर हो रही होती है। स्पाइरल कैलेंडर स्पाइरलिंग हमें पता है कि फिबोनाची के अंदर जो चीज बनती है उसको हम स्पाइरल कहते हैं। तो स्पाइरल का बहुत ज्यादा लिंक जो है फिबोनाची से होता है। लेकिन स्पाइरल बनता कैसे है? स्पाइरल बनता ऐसे है कि पहले जो है ना बिल्कुल छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, और फिर ये बड़ा होता चला जाता है, और बड़ा होता चला जाता है, इस तरीके से और बड़ा। तो स्पाइरल को इस तरह से बोलते हैं। अगर आप समंदर के अंदर पड़ी हुई जो सीपी होती है उसको अगर देखें, हाँ, तो जी सर। ये भी कुछ इसी तरह से होता है। अल्लाह ताला ने यूनिवर्स के अंदर जो ज्यादा चीजें बनाई हैं वो कुछ इसी तरीके से हैं। अगर आप फूल को देखें तो फूल अपने सेंटर में जो है ना इस तरीके से होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला जाता है। दरख्त जो है उसकी जो 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 जड़ें होती हैं या जो तना जिसके ऊपर लगा हुआ होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, और फिर उसके सराउंडिंग के अंदर सारी चीजें फैलती चली जाती हैं, पत्ते फैलते चले जाते हैं। फिर यूनिवर्स के अंदर जो है ना एक सेंटर है, सही है, पूरी पूरी यूनिवर्स उस सेंटर के सराउंडिंग में घूम रही होती है। तो अगर आप ह्यूमन की आई देख लें तो आई का जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर में होता है, पर सारी चीजें उसके सराउंडिंग में घूम रही होती हैं। तो स्पाइरल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो स्पाइरल सपोज करें शेयर की प्राइसेस अगर मूव कर रही हैं यूं करके, तो जैसे ये इधर पहुंचेंगी तो हो सकता है यहाँ पे करेक्शन ले लें, फिर इधर ठीक है सर। आई इसके बाद, तो इसके बाद ऊपर जाके इससे बड़ा साइकिल है तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 3 जो है ना बड़ा हो गया, फिर उसके बाद इधर हम्म। करेक्शन ले ले, तो इसके बाद इधर ऊपर की तरफ निकलेगा तो ये अलग कोई मूव होगा। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं कि स्पाइरल जो जगहें होंगी वहां पे उसके टॉप्स एंड बॉटम्स लग रहे होंगे, मतलब वहीं से जो है रिवर्सल आ रहा होगा। तो ये स्पाइरल, ये सीक्वेंसेस जो है ना ये सब कुछ यही बताने की कोशिश होती है, ठीक है। बेहतर सर। ये करते हैं और हम देखते हैं, आई थिंक चैप्टर खत्म हो गया होगा। अच्छा जी, एक लास्ट वन रह गया, बैनर। बैनर क्या कहते हैं? ये ओहायो के फार्मर थे और इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मार्केट साइकिल्स के ऊपर। तो इन्होंने 1884 के अंदर जो है अपनी कुछ प्रोफेसीज बनाई कि फ्यूचर में दुनिया के अंदर जो प्राइसेस के अंदर अप एंड डाउन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, और वो अपनी प्रोफेसीज जो है उसी वक्त लिख के चले गए। और उन्होंने बताया कि जो न्यूमरस नॉन लीनियर साइकिल एक्टिव विद इन डिफरेंट कमोडिटी प्राइसेस, क्योंकि वो फार्मर थे तो उन्होंने कमोडिटी के ऊपर ज्यादा रिसर्च की थी। उन्होंने कहा ये जो कमोडिटीज के अंदर प्राइसेस ऊपर और नीचे जाती हैं उनका लिंक जो है इन अप्स एंड डाउन से, जिसकी रिसर्च उन्होंने की, और उस सीक्वेंस को बैनर सीक्वेंस को लग गया, ठीक है। ये चैप्टर हमने खत्म किया। सर ये साइकिल्स आपकी कैलकुलेशंस में कभी आती हैं जब आप अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, या ये ज्यादा एकेडमिक नॉलेज के लिए हैं? नहीं, एकेडमिक तो नहीं है, लेकिन जो लोग अपने आप को फर्दर रिफाइन और फर्दर न्यू थिंग्स लर्निंग की तरफ जाते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो चीजें इतनी रॉ के अंदर चल रही हैं कि यू कैन इवन टेक एडवांटेज ऑफ जस्ट फ्रॉम द मूविंग एवरेज और जस्ट फ्रॉम द ऑसिलेटर इंडिकेटर्स, क्योंकि यहाँ पे सोफिस्टिकेशन नहीं है ना, तो आप सिंपल सिंपल चीजों से भी बहुत अच्छी चीजें पैसे बना सकते हैं। तो बिल्कुल। आई थिंक लेकिन वो लोग जो कि अपनी नॉलेज को इनरिच करना चाहते हैं, आई थिंक वो करते होंगे जिन्ना इस पे काम। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वो वीडियो मेरे पास आई थी, तो मैं आपको भेजूंगा तो आपको पता लगेगा कि हम वेरी कहाँ ग्रेटफुल। पर हैं और दुनिया में हो क्या रहा है। अच्छा जी, आपको ये चैप्टर अब नजर आ रहे हैं? और इसके अंदर अब जो है ना थोड़ा सा अभी जो चैप्टर चलेंगे ना वो बड़े सुकून के हो जाएंगे। माइकल खैन ने राइट की ये सारे चैप्टर्स जो कि हम यहाँ से आगे के कर रहे हैं, और इसके अंदर इन्होंने बताया है कि मार्केट्स कितनी तरह की होती हैं और मार्केट्स में किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और किस किस तरह का डेटा हमें मिलता है, और डेटा को मिलने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, ठीक है। तीन ही इसके अंदर जो है एलओएस हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज एसेट क्लासेस बता दें जो कि टेक्निकल एनालिस्ट यूज करते हैं
स्टॉक्स की एक क्लास होती है, बॉन्ड्स की होती है, करेंसीज की होती है, कमोडिटीज की होती है। ये तो आपको समझने में कोई मसला ही नहीं होगा। कमोडिटीज में बता रहे हैं हार्ड और फिजिकल एसेट्स होते हैं, करेंसीज आपको पता है क्या होती है, बॉन्ड्स के अंदर फिक्स इनकम एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, और इक्विटीज स्टॉक्स तो इक्विटीज है, ठीक है। फिर भी बता रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स बताएं कि टेक्नीशियन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं इस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स में काम करने के लिए, इस तरह की मार्केट में काम करने के लिए। तो हर इस तरह की 4 तरह की मार्केट में कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे पहला इज कॉल्ड कैश, सच है जैसे आपने कैश करेंसी खरीदनी है या बेचनी है तो वो उसकी जो सेटलमेंट होती है स्पॉट पे होती है। मतलब अगर आप किसी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वाले के पास जाएं तो आपको उसी वक्त पेमेंट करनी पड़ती है, तब वो आपको दूसरी करेंसी देता है। दूसरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, और या आप ये बोल दें स्टॉक मार्केट में जो आप शेयर खरीदते हैं उसकी सेटलमेंट जो है 3 दिन के बाद होती है, तो दैट आल्सो कम्स अंडर द कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। फ्यूचर मार्केट क्या होती है? फ्यूचर ये होती है कि आप ट्रांजैक्शन तो आज कर लेते हैं लेकिन उसकी पेमेंट जो है ना एक सर्टेन टाइम के बाद की जाती है फ्यूचर में। ऑप्शंस मार्केट कौन सी होती है? ऑप्शन मार्केट वो होती हैं जिसमें आप ट्रांजैक्शन तो आज कर लेते हैं लेकिन वो आपको राइट देता है कि आप अगर चाहें, आपको सुटेबल लगे, आप फ्यूचर में उसको खरीदना चाहें तो खरीद लीजिएगा, डिलीवरी उसकी उठा लीजिएगा, नहीं खरीदना चाहें तो यू कैन लेट इट एक्सपायर, ठीक है। फिर ऑप्शंस में आपके पास राइट होता है बट ऑब्लिगेशन नहीं होती, लेकिन फ्यूचर्स में तो ऑब्लिगेशन होती है ना? ऑब्लिगेशन होती है, फॉरवर्ड में भी ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। फॉरवर्ड में भी डिस्कस ऑब्लिगेशन। नहीं किया क्योंकि फॉरवर्ड इज ओटीसी मार्केट। समझ गए। अच्छा, इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। इंडेक्स में जैसे सच एज डॉलर इंडेक्स हो गया, डाउ जोन्स हो गया, S&P हो गया, सी इस तरह के इंडेक्सेस को अगर बाय सेल आप करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू इट। और वो जो इंडेक्सेस बनते कैसे हैं, वो जो भी उस इंडेक्स के पीछे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी एवरेज प्राइसेस की बेसिस के ऊपर जो है इंडेक्स बना दिया जाता है। फिर एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स जो है जैसे कि हमने एक्सचेंज ट्रेडेड ETF के चैप्टर में भी डिस्कस किया, वो ये होते हैं कि उनके पीछे भी इंडेक्स की तरह जिन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेकिन हर अलग अलग सेक्टर के अलग अलग ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। फिर हमने उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा था कि लिवरेज एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप रखने वाले भी होते हैं। तो इसके पीछे भी बास्केट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होती है। अच्छा जी, अब डेटा के अंदर उन्हें क्या मसला आया था? बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, डेटा में क्या मसला होता है? कह रहे डेटा में मसला ये होता है कि सारे के सारे डेटा वेंडर्स जो है उनको इशू ये आता है कि कौन से टाइम का जो है ना प्राइस का डेटा उसके अंदर लें। सच एज यू कैन मोस्ट वेंडर रिसीव देयर फीड्स फ्रॉम एक्सचेंजेस एंड डीलर्स अटेम्प्ट टू पुट ट्रेड्स इन टाइम ऑर्डर। कह रहे हैं नॉर्मली वो अपने टाइम के अंदर जो है ना उसको टाइम वाइज जो है ना डेटा को मेंटेन करके रखते हैं। देन ट्राई टू फिल्टर आउट बैड डेटा, और उसके अंदर से जो बैड डेटा है वो बाहर निकाल के फेंक देते हैं। द प्रॉब्लम इज इन नोइंग व्हाट डेटा इज बैड। कौन सा डेटा बैड है, कहने के ये क्या कैसे पता लगेगा, कहने के कि ये फाइंड आउट करना, तो ये ताकि वो उसको फिल्टर कर सकें। लेट ट्रेड्स एक इशू आ जाता है, कहने कुछ एक्सचेंजेस के अंदर जो है कभी कभार जो लेट काम कर रहा होता है। कभी कभार क्या होता है कि अगर दुनिया की बहुत सारी जो है आप मेटा ट्रेडर के अकाउंट्स उठाएं तो आप देखेंगे, सच है जैसे आप investing.com अगर उठाएं तो investing.com के अंदर आपको ये पता लगेगा कि वो जो क्लोजिंग प्राइस मेंशन करेंगे किसी भी कमोडिटी या करेंसी की वो डिफरेंट होगी। ट्रेडिंग view.com की उठाएंगे आप तो वो पता लगेगा उन्होंने क्लोजिंग प्राइसेस डिफरेंट लिए। तो चार्ट जो है ना अलग अलग बने हुए नजर आएंगे आपको क्लोजिंग प्राइसेस के टर्म के अंदर। सिमिलरली ओपनिंग प्राइसेस के टर्म में भी नजर आएंगे शायद डिफरेंट, लेकिन जो इंट्राडे की मूवमेंट होगी वो तकरीबन जो है ना आगे पीछे सेम ही होंगी। तो हर एक चूंकि अलग अलग टाइम के ऊपर अपनी डे को क्लोजिंग कंसिडर कर रहा है तो इसीलिए ये डिफरेंस आता है। तो वेंडर्स में डिफर ऑन हाउ दे हैंडल द ओपन ऑफ अ मार्केट सेशन, मतलब किस टाइम पे उन्होंने ओपनिंग प्राइस उठाई है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और क्लोज उन्होंने किस टाइम पे किया है। विद द लेटर विच इज द क्लोज ऑन एक्टिव डेज द टेप में रन लेट, ठीक है।
जब एक्टिव डेज होते हैं तो उसमें कह रहे हैं कि टेप जो है ना ज्यादा लंबी जो है ना चल सकती है। इन अदर वर्ड्स ट्रेड्स आर रिपोर्टेड आफ्टर द ऑफिशियल क्लोज, मतलब कभी कभार मार्केट ऐसा होता है कि मार्केट का टाइम तो क्लोज हो गया, उसके बाद भी आप एग्जीक्यूशन कराए जा रहे हैं और जो है ना आपको एसईसी ने परमिशन दे दी उस कंट्री के अंदर कि ठीक है कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, उसको बाद में सेटलमेंट के अंदर जो है ना डाल देंगे कि जो है ना ये ट्रांजेक्शंस भी बाद में हुई थी और क्लोजिंग उसकी बेसिस पे कंसिडर करेंगे। कह रहे जब ऐसा होता है तो वो सिस्टम जो कि ऑटोमेटिकली के 11:59 जहाँ पे उनके हिसाब से दिन कंप्लीट हो गया और 12 o'clock के बाद जो ना एक नया दिन शुरू हो जाता है, तो 11:59 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके पास जो प्राइस होगी उनका सिस्टम तो कुछ और उठाएगा। और जिन्होंने ये ना जहाँ पे आपके एक्सचेंज ने अलाउ कर दिया था कि ठीक है 12 बजे के बाद भी जो ट्रांजेक्शन करनी है कर लो, हम पुरानी वाली डेट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करा देंगे, तो कह रहे हैं कि वो जो उनके अंदर जो ना क्लोजिंग के अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं फिर। वेयर इन द चार्ट डज द वेंडर पुट देम पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द इंटरडे इंटरवल्स। कह रहे हैं कि नॉर्मली इंटरडे के अंदर इंटरवल्स पर नजर आ जाते हैं कि जना आपने एक खास लेवल तक जब मार्केट के अंदर काम हो रहा था तो एक खास जगह तक होता गया, और फिर जैसे ही जो दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ तो जो पता लगा कि एकदम से प्राइस जो गैप से खुल गई। तो नॉर्मली जो गैप्स हैं वो आपको इंटरडे प्राइसेस के अंदर नजर आना शुरू हो जाते हैं। और वैसे तो गैप्स हमें पता है कि वो एक दिन की प्राइस का दूसरे दिन की प्राइस से जो गैप होता है वो होता है। ठीक है, ये वाला चैप्टर ऐसे हमने खत्म किया। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नहीं तो बहुत अच्छा हो गया, बेहतरीन हो। सिर्फ ये रह गए हैं, दो चीजें रह गई हैं। एक तो ये साइकिल्स वाले दो तीन चैप्टर रह गए थे, साइकिल्स और मोमेंटम वाला। और सिर्फ एक रह गया है कि कुछ चैप्टर्स में जहाँ पे फॉर्मूले हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे थे ये मार्केट मोमेंटम वाले, इनके कुछ फॉर्मूलाज मैंने अलग से एक पेज पे रखे हुए हैं और फिर एक मैंने उसका प्रिंट निकाल लिया था जो कि हमारा कैंडल स्टिक के पैटर्न्स का था। अब उनको सर थोड़ा फॉर्मूलाज का रट्टा लगाऊंगा क्योंकि एक दो सवाल मैंने देखे प्रैक्टिस टेस्ट में, उन्होंने कहा कि जी ये वैल्यू है तो फलाना, आप फॉर एग्जांपल उसका हमें फॉर्मूला एक्सपोर्ट करके दीजिए। मैं आपसे हमेशा पूछता हूँ और आज फिर पूछूंगा, ये बताएं एथिक्स की तैयारी कैसी है? एथिक्स की मैंने कर ली सर, एथिक्स का बड़ा अच्छा लेक्चर भी है, उसकी स्लाइड्स भी थी। इन्होंने उसमें बताया कि एथिक्स का आपको ये जो सीएमटी का टेस्ट है वो बहुत बेसिक उसमें आपके सवाल आएंगे, वो वाले उन्होंने उसमें वॉक थ्रू करवाया है, उसकी स्लाइड्स भी दी, उसका मैंने लेक्चर भी सुन लिया। क्योंकि बेसिकली ऐसे है कि एक कीप इन माइंड इफ यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एथिक्स देन यू हाँ जी सर, मुझे समझ आ गया, क्लियर सीएमटी। मैं समझ गया सर। वो कह रहे हैं इस किस्म के सवाल थे कि एक ट्रेडर हैं जिनका नाम वॉशिंगटन है, उनको पता है कि एक हमारा क्लाइंट था, वो अब हमारा क्लाइंट नहीं है, लेकिन जब उनके रिजल्ट्स हम शो करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी आती है। तो जो दूसरे क्लाइंट को पिच करने जा रहे हैं उसमें उनके रिकॉर्ड्स डाले हुए हैं, तो उनको क्या ये उनको पिच करना चाहिए? तो उसका जवाब होगा कि नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एथिकल नहीं है। इस किस्म के ज्यादा सवाल है। जी जी, उसको समझने की कोशिश करिए कि लॉजिक क्या है। ठीक है, लॉजिक अगर समझ में आ गई ना तो एग्जाम में आप कर ही लेंगे, कोई मसला नहीं है। चलें जी, इसको शुरू करते हैं चैप्टर को। अगर आप मुझे ना बताते तो मुझे एथिक्स से कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि जो सीएमटी का इन्होंने सारा वो दिया हुआ है ये वाइलिस वाला, इसमें तो कहीं एथिक्स का जिक्र ही नहीं था। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने बचा लिया मुझे। जी बस अब इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर जिस दिन होगा ना, आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपके पेपर क्लियर करने से मैं बोलूंगा कि मेरी बस मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह सर, आई होप आई डोंट डिसअपॉइंट यू। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। मेरा सर थोड़ा सा ये था, मैं एक्सक्यूज तो बिल्कुल आई एम नॉट यूजिंग इट एज एन एक्सक्यूज, लेकिन आप सवाल नहीं करिएगा कि मेरी वजह से आपको करना है, बस रिलैक्स रहिएगा, जितना रिलैक्स होगा उतना अच्छा क्लियर होगा। पूरा टाइम दे दीजिएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैं जल्दी से जल्दी खत्म करके घर भागना है। बस दुआ कीजिए सब अच्छा हो जाए सर, क्योंकि मेहनत तो मैं पूरी करूं, लेकिन एक मेरा एक तूफान सा, आई एम नॉट, ये मेरा कोई एक्सक्यूज नहीं है, एक तूफान मेरी पर्सनल लाइफ में आया हुआ है, मेरे ऊपर केस भी हुआ है, वो थोड़ा सा एक वो टाइप बड़ा मुझे थोड़ा दिन के लिए थोड़ा सा रिलैक्स करें, उन चीजों को सोचे नहीं। इंशाल्लाह सर, बस आप दुआ कीजिए। बड़ा आपकी पढ़ाई से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, आई वांटेड टू थैंक यू। मैंने सोचा था आपको एंड में जरूर कहूंगा एक दिन, इससे बहुत फर्क पड़ा मुझे सर, मैं तो आपका मुरीद हो गया हूँ खुदा की कसम। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। चले हम आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं इक्विटी का चैप्टर है, इसमें ये कह रहे हैं कि इक्विटी सिक्योरिटीज के बारे में बताएं कि क्या होती हैं और प्राइमरी डेटा टाइप्स किस तरह के होते हैं। तो इक्विटी सिक्योरिटीज हमें पता है कि एक्चुअली जो शेयर्स होते हैं उन्हीं को हम इक्विटी सिक्योरिटीज बोलते हैं। और शेयर को हम शेयर इसलिए बोलते हैं कि एक्चुअली वो आपको काइंड ऑफ अ शेयर होल्डिंग प्रोवाइड कर देती है, काइंड ऑफ अ
यू कैन हैव अ शेयर इन एनी कंपनी। सपोज करें आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो जितना भी परसेंटेज वो बनता है टोटल इशूड कंपनी के जो आपने खरीदे होते हैं, उस उतने परसेंटेज से आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। सही है। तो शेयर होल्डर बनने के बाद अब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, बुरा परफॉर्म करे, यू विल बी शेयरिंग इन द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी। लाइक वो गुड फॉर्च्यून भी हो सकती है, वो बैड फॉर्च्यून भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी। और क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लेते हो तो अनलिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल होती है। अनलिमिटेड का वर्ड की यूज किया इन्होंने इसलिए यूज किया कि देखिए शेयर की प्राइस ऊपर जाने के अंदर तो कोई लिमिटेशन नहीं होती ना। अच्छा, ये वाला वर्ड जो है ना अनलिमिटेड, ये उस वक्त तक के आई थिंक सही था जब तक कि दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस जो है ना जीरो के नीचे नहीं गई थी। ठीक है। जी सर। क्योंकि जब तक कि जीरो के नीचे नहीं गई थी ना, तो लोग ये कहते थे कि डाउन साइड रिस्क कितना हो सकता है आपके पास, डाउन साइड इतना ही हो सकता है कि जीरो हो जाएगी प्राइस। हाँ, लेकिन अभी भी क्योंकि जीरो के नीचे चली गई तो जो है जिस तरीके से अपसाइड पोटेंशियल आपका अनलिमिटेड होता है, तो सिमिलरली मैं ये कहता हूँ कि अब डाउन साइड भी अनलिमिटेड भी हो सकता है। सही। लेकिन वो नॉर्मली अनलिमिटेड जो डाउन साइड होती है वो लेवरेज के केसेस में होती है। अच्छा जी। इक्विटीज हैव क्लेम ऑन लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द कंपनी। सपोज करें कभी कल को कंपनी जो है ना बंद होने जा रही है, कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही है, तो कंपनी के जितने एसेट सेल किए जाएंगे, लिक्विडेशन जब होगी, उस एसेट्स के अंदर से जो वैल्यू आपके शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी वो आपको उस वक्त दे दी जाएगी। ठीक है। तो लिक्विडेशन के केस में शेयर होल्डर्स को उस वक्त पैसे मिलते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा शेयर होल्डर्स की बारी लिक्विडेशन के केस के अंदर डेथ होल्डर्स के बाद आती है। मतलब जिन्होंने लोन दिया है ना उस कंपनी को, उनको उनका लोन पहले रिपे किया जाएगा, और लोन को रिपे करने के बाद जितना औने पौने पैसे बच जाएंगे वो पैसे जो है फिर शेयर होल्डर्स को दे दिए जाएंगे। तो हो सकता है कि आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी 10 रुपए की और आपको वापस मिले लिक्विडेशन के बाद कोई 2 रुपए। लेकिन बॉन्ड होल्डर्स को सारे मिलेंगे। पहली प्रेफरेंस बॉन्ड होल्डर्स को दी जाएगी, लेकिन अगर बॉन्ड होल्डर्स को सपोज करें कि पैसे नहीं मिल सके पूरे उनके, तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स को तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस तो उनको दी गई है, तो सारे पैसे तो वही ले जाएंगे। उन्हीं को ही अगर पूरे नहीं मिल सके तो फिर शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल स्टॉक ऑन एक्सचेंजेस और ओवर द काउंटर। कह रहे हैं दो तरीके से शेयर बाय और सेल हो सकते हैं, या तो आप स्टॉक एक्सचेंज में परचेज कर सकते हैं या आप ओवर द काउंटर के ऊपर परचेज कर लेंगे। अच्छा जी। कह रहे हैं कि आप के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि शेयर जो है कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस शेयर की क्या प्राइस ट्रेड हुई है आज के दिन में और कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। आपके लिए ये दो इंफॉर्मेशन ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इसमें आप ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड हो रहा है कि एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। ये मैंने यहाँ पे एक सरल कंपनी डेटा यहाँ पे डाला था जिसमें प्राइसेस दिखाई थी, नीचे उसका वॉल्यूम दिखा दिया था, क्योंकि यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि प्राइस और डेटा का ये वॉल्यूम आपको चाहिए होता है डेटा। अच्छा, वो कह रहे हैं बेनिफिट्स बता दें कि इक्विटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर कोई करते हैं एज कम्पेयर टू फिक्स इनकम के, एज कम्पेयर टू करेंसीज के, एज कम्पेयर टू कमोडिटीज या बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज के, तो क्या बेनिफिट होता है इक्विटी के इन्वेस्टर को? इक्विटी के इन्वेस्टर जब इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो उसको दो तरह का बेनिफिट हो सकता है। एक तो उसने जिस शेयर को खरीदा होता है उसके ऊपर उसको डिविडेंड मिल सकता है। अगर डिविडेंड मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे डिविडेंड इनकम, मतलब उसको इनकम मिल सकती है शेयर को खरीद के रखने से। और फिर दूसरा, जिस प्राइस को उसने उस शेयर को खरीदा था उस शेयर की प्राइस बढ़ सकती है ना। तो शेयर की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो उसको हम बोलेंगे कि हमारे शेयर का वैल्यू बढ़ गई है, तो हमें कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन के हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप शेयर को बेच देंगे तो आपको कैपिटल गेन, आप उसको बोलेंगे मेरे पास अनरियलाइज कैपिटल गेन हुआ। ठीक है। और तीसरा आपको क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि आपने शेयर खरीदे तो आपकी, अगर आपके पास एक सर्टेन परसेंटेज हो जाएगा कंपनी का, तो देन यू कैन बिकम द वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है। जब भी कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी तो आपको जरूर बुलाया जाएगा उस मीटिंग के अंदर, कि आपका कोई कंसर्न है तो यू कैन रेज इन दैट मीटिंग। इसके लिए कितने शेयर चाहिए होते हैं सर कि आपको ये वाली लिफ्ट मिले?
डिपेंड करता है। लोग तो 500 शेयर से भी चले जाते हैं कंपनी की, मैंने उस मीटिंग के अंदर ईओजीएम, हाँ, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर 500 शेयर से भी चले जाते हैं, ईओजीएम में भी चले जाते हैं। और समझ गया सर। लेकिन जब वो ली जाती, मतलब आप उधर क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन करने जी में सर। आपको मना नहीं करेगा बीइंग अ शेयर होल्डर। लेकिन अगर आप शेयर होल्डर नहीं है तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया जाए। लेकिन ये हम्म, कि आप जो कह रहे हैं उसको मान लिया जाए, उसके लिए फिर मेजोरिटी शेयर का होना जरूरी है। मीटिंग को अटेंड करने के लिए 500 शेयर काफी है। समझ गया सर। थैंक यू अच्छा सर। जी, आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस ऑन प्राइस डेटा के ऊपर क्या होता है। एक्स डिविडेंड का क्या मतलब होता है। एक्स डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जब शेयर के अंदर से आपको डिविडेंड मिल जाता है, जब शेयर के अंदर से आपको डिविडेंड मिल जाता है तो एक्स डिविडेंड की वजह से उस शेयर की प्राइस जो है अगले दिन, चूंकि डिविडेंड मिल चुका होता है, अब इसके बाद इफ यू विल परचेज द शेयर यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू हैव द डिविडेंड। तो इसका मतलब है शेयर की प्राइस अगले दिन जो है एक गैप से नीचे खुलती है। अच्छा जी, हम्म, ये एग्जाम्पल मैंने कुछ दिन पहले अपने कॉर्पोरेट फाइनेंस के स्टूडेंट्स को दिखाई थी, तो आपको भी शेयर करता चलूं। शेयर की प्राइस से क्या इम्पैक्ट आता है, डिविडेंड मिलने से क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम एक ऐसी शेयर को डिस्कस करते हैं जो कि डिविडेंड ज्यादा देता है, और फिर हम देख सकते हैं कि वो डिविडेंड वहां पे मिला था तो अगले दिन उस शेयर की प्राइस नीचे की तरफ खुली थी। बेहतर सर। ये आजकल मेरे कंप्यूटर जो है थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है। आई थिंक शायद इसका जो सेटिंग हुई हुई है ना, वो ये हुई हुई है कि हफ्ते के शुरू के 3 दिन जो है ना, ये कोई बैकअप वैकअप बनाता रहता है या फॉर्मेटिंग वगैरह करता रहता है, तो उसमें बैक ऑफ द बेहतर सर। प्रोसेस के अंदर वो प्रोसेस चलते रहते हैं। ई फॉर, हम ऐसे शेयर को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर डिविडेंड आता है। हम जो है इधर आ जाते हैं इसका, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जी सर। प्राइस के अंदर गैप नजर आया, यहाँ ह्यूज गैप है सर ये तो। ये आप देख सकते हैं प्राइस के अंदर गैप नजर आया। सही, यहाँ पे ये तो चले हो सकता है कि प्राइस फॉल की वजह से मतलब उस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेंड ऐसा चल रहा हो। सही, लेकिन सर ये और डेली ये चार्ट है। दो ऑब्वियस गैप है जी। ये डेली चार्ट है ना सर। ये डेली चार्ट है। तो ये तो तो फिर एक बहुत ही ह्यूज गैप नहीं है जो ये आखिरी वाली है। ये जितना बड़ा ये डिविडेंड देगा उस हिसाब से जो है शेयर की प्राइस नीचे खुलती है। सच है, जैसे इस दिन बंद हुआ था शेयर 66.33 का, अगले दिन खुला था 61 पॉइंट, तो इसका मतलब कि 5 रुपए का डिविडेंड था, कैश डिविडेंड। तो मैं जो बता रहा सही हूँ सर। कि एक्स डिविडेंड के बाद जो है ना शेयर की प्राइस एडजस्ट होकर खुलती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में यही बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शन है ना इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राइस डेटा के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो एक्स डिविडेंड डालता है, स्प्लिट डालते हैं, अगर शेयर के अंदर स्प्लिट करते हैं, आप बोल दें कि मैं अपने शेयर को, हम अपनी कंपनी के शेयर को एक शेयर की जगह जो है 2 शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको शायद एग्जांपल भी दिखाई थी उसकी, टेस्ला की और शायद एप्पल की एग्जांपल एप्पल की सर, जी जी। बताई। तो मैंने बताया था कि शेयर की प्राइस जो है नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाती है और फिर सारी पुरानी प्राइसेस को एडजस्टेड बेसिस के ऊपर शो किया जाता है। रिवर्स स्प्लिट ठीक क्या होता है कि जो ना, अगर आप अपने 2 शेयर की जगह बोलें कि अब यहाँ से आगे जो है एक शेयर ट्रेड करेगा, तो उसको बोलते हैं रिवर्स स्प्लिट। जिस तरह से स्प्लिट के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, रिवर्स स्प्लिट के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। सेकेंडरी ऑफरिंग क्या होती है। सेकेंडरी ऑफरिंग ये होती है कि आपने अपनी कंपनी के शेयर पहले इशू कर दिए थे, आप अपनी कंपनी के शेयर जो है, इसका मतलब पहले इशू कर दिए थे, तो अब आपकी कंपनी जो है स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनी है ना। लिस्टेड कंपनी होने के बाद अगर आप अपनी, आपको फर्दर फंडिंग की जरूरत है तो यू विल इशू फर्दर शेयर्स इन द मार्केट। इफ यू विल इशू फर्दर शेयर्स इन द मार्केट, so that further offer like issuing of share is called secondary offering। मतलब अब सेकेंडरी दूसरी मर्तबा आए हैं आप अपने शेयर इशू करने। सर, इसका प्रोसेस सेम होता है कि फिर एक अंडरराइटर को एंगेज करते हैं, बैंक्स को एंगेज करते हैं, फिर उसी तरह से जाते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, बस ये होता है समझ गया। कि आपकी मार्केट चूंकि पहले बनी हुई होती है, लोग आपको जानते होते हैं कि आपकी कंपनी का शेयर पहले ट्रेड करता है, तो इसलिए ऐसे उसको सेल करने में उस आइडिया को सेल करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। रिस्ट्रिक्टेड शेयर समझ क्या होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड शेयर ये होते हैं कि जब आप अपनी कंपनी के शेयर इशू करते हैं आईपीओ के अंदर,
तो उस वक्त आप ये कहते हैं कि यार ये क्लास ए शेयर्स हैं, ये क्लास बी शेयर्स हैं। क्लास ए को कह देते हैं कि ये तो हम अपने पास रखेंगे, इसका मतलब है हमारे पास जो है ना ज्यादा वोटिंग राइट है। क्लास बी के शेयर होल्डर्स को हम कम वोटिंग राइट देंगे। मतलब ये कि अगर हमारे पास कम शेयर्स भी होंगे तो हमारे पास वोटिंग राइट ज्यादा है, और दूसरे लोग अगर ज्यादा शेयर खरीदेंगे तो वो हमारी कम शेयर्स की बराबर पहुंचेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स जो है ना ये शेयर्स कहलाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स में कुछ शेयर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए उनको, कि जो है ना आप जितने भी शेयर्स हमारी कंपनी के ले लें लेकिन फिर भी आप जो है हमारी कंपनी के अंदर वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है सर। ओके, सो ये लास्ट वन क्या है, क्लासिफाई करें। सेक्टर की बेसिस के ऊपर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अभी सेक्टर की बेसिस पे कैसे कर सकते हैं कि बैंकिंग का एक सेक्टर हो गया, ऑयल ड्रिलर्स हो गया, हेल्थ केयर, गोल्ड, ऐसे आप सेक्टर्स बना देते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर कि ये शेयर इस सेक्टर से बिलोंग करता है, ये शेयर इस सेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर आप जो है ना इनके, ये तो एक सेक्टर की बेसिस पे आपने कर दी। एक और क्लासिफिकेशन जो आप कर सकते हैं शेयर की, उनकी कैपिटलाइजेशन की बेसिस पे कर सकते हैं। मतलब ये तो लार्ज कैपिटलाइजेशन से बिलोंग करती है ये कंपनी, सच जैसे एचएल है, हम सबको पता है कि इस कंपनी का कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा है, सही है। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती होंगी जो मीडियम कैपिटलाइजेशन, कुछ स्मॉल कैपिटलाइजेशन की होती होंगी, कुछ माइक्रो कैपिटलाइजेशन की होती है। तो अमेरिका में तो बल्कि इवन इतना तक हो गया है कि उन्होंने कहा है कि जो लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज हैं वो इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड कर सकती है, इससे कम कैपिटलाइजेशन जिसका होगा वो इस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकती। तो वहां पे स्टॉक एक्सचेंजेस भी कैपिटलाइजेशन की बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट है। जियोग्राफी के वो कंपनी जो है किस कंट्री के अंदर है, किस रीजन के अंदर, सच अमेरिका की कंपनी है कि कोरिया की कंपनी है, जर्मनी की है, कौन सी कंट्री की है, किस जियोग्राफी से जो है लिंक करती है वो। एशियन टाइगर की है, इमर्जिंग अफ्रीका की है। आपने वहां पे जब आप वहां थे दुबई में तो आपने बड़ा वर्ड सुना होगा मीना का, मिडिल मीना का बहुत वर्ड सुना सर, बिल्कुल। अफ्रीका, तो वो एक एक जियोग्राफी को डिनोट करता था। फिर अदर्स क्या हो सकते हैं, अदर्स के अंदर लोग डिस्कस करते हैं कि वैल्यू कंपनी है कि ग्रोथ कंपनी है, डिफेंसिव है कि एग्रेसिव है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। आई थिंक इसमें और कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा आपको? नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। चलिए आगे मूव करते हैं हम। अभी तक पहुंच गए चैप्टर 18 तक और अब हम जा रहे हैं चैप्टर 19 पे। चैप्टर 19 इंडेक्सेस के ऊपर है और वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि दुनिया में कितने तरह के इंडेक्स होते हैं। वंस अगेन दिस चैप्टर इज रिटन बाय माइकल कैन। माइकल कैन इस चैप्टर के अंदर 4 एलओएस हैं हमारे पास, और ये बता रहे हैं कि जो इंडेक्सेस होते हैं एक्विटी के इंडेक्सेस, उनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं 4 बड़े रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सच एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक की जितनी कंट्रीज के इंडेक्सेस होते हैं वो हो गए, सही है। आपके पास एशिया में इसने हमारा नाम नहीं लिखा सर, जी हम एशिया में इन्होंने हमारा नाम नहीं लिखा। नन्हे मुन्ने डॉट से हैं इसलिए। यूरोप के लिख दिया उन्होंने, अमेरिका के लिख दिया उन्होंने, और अफ्रीका के उन्होंने मेंशन कर दिया। इवन इसराइल जो है वो मिडिल ईस्ट अफ्रीका के अंदर आता है। बिल्कुल सर। फिर ये सेकंड एलओएस से नेम करना है कॉमन नॉन इक्विटी इंडेक्सेस यूज्ड बाय टेक्निकल एनालिस्ट। कौन कौन से नॉन इक्विटी है? यूएस डॉलर इंडेक्स हमें पता है, आपको पता है, 6 करेंसीज के ऊपर बेस करता है। सीआरबी इंडेक्स जो कि कमोडिटीज के ऊपर, सारी कमोडिटीज जो है इस इंडेक्स के पीछे होती हैं। रियल एस्टेट इंडेक्स क्या होता है, जिसके अंदर आप रियल एस्टेट को मॉनिटर कर सकते हैं कि हाउ द रियल एस्टेट इज परफॉर्मिंग राइट नाउ। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स आपने बताया था पहले, आपको इसका अंदाजा है कि जो टी की ट्रेड का की जो ट्रेडिंग हो रही होती है उसके इंडेक्स को, उससे ये फाइंड आउट किया। सर एक बोल्टेक ड्राई इंडेक्स को और एक विक्स को बहुत गौर से हमारे बॉस देखा करते थे। मुझे याद है, मैं तो ट्रेडिंग पे नहीं था बट उनके साथ बैठा करता था एज ए मैक्रो इकोनॉमिस्ट। तो ये बहुत ज्यादा वो इसको यूज किया, वो कॉलम भी लिखते थे अखबार में, तो वो भी लिखते थे कि विक्स इतना हो गया और बोल्टेक ड्राई इंडेक्स इतना हो गया तो ये होगा। वहां से मुझे याद था जी। तो बाल्टिक ड्राइव से बस आप यही आइडिया लेना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है तो क्या ड्राई इंडेक्स इज इंक्रीजिंग और द ड्राई इंडेक्स इज डिक्रीजिंग। तो आपको ये देखना होता है कंफर्मेशन आ रही है इकोनॉमी के ऊपर जाने की विद द ड्राई इंडेक्स और नॉट। ठीक है, लाइबोर क्या होता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट,
ये इंटरेस्ट रेट होता है जो कि लंदन के अंदर एक गुड रेटिंग रखने वाला बैंक जो है दूसरे गुड रेटिंग रखने वाले बैंक के साथ बोरो या लैंड कर सकता है ओवरनाइट बेसिस के ऊपर, जिस रेट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड जी सर। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के रेट को हम लोग काइबोर कहते हैं, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। अच्छा जी, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स का इंडेक्स जो कि तमाम बॉन्ड्स को उसके पीछे जो है लिंक होते हैं, और अगर आपने ये देखना हो कि आजकल बॉन्ड्स की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, तो आप सिर्फ उस बॉन्ड के इंडेक्स को देख लेते हैं और उससे आपको पता लग जाता है कि बॉन्ड्स जो है ना अगर बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड्स के मतलब बढ़ने का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है डिक्लाइन हो गए, और इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन होने का मतलब बॉन्ड्स की जनरल रेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जी सर। अच्छा जी, एक और एलओएस जो इस चैप्टर के अंदर है, एक्सप्लेन वेइंग मेथड यूज्ड इन मेजर इंडेक्सेस के अंदर जो वेइंग मेथड यूज होता है, मोस्ट कॉमन वन इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड होता है। कैपिटलाइजेशन वेटेड क्या होता है कि किसी भी कंपनी के कितने शेयर इशू हुए हुए हैं, और वो शेयर उसका एक शेयर कितनी डॉलर या कितनी रुपी में मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जितने भी शेयर्स इशू हुए होते हैं उसको उस दिन की मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे उसकी कैपिटलाइजेशन निकल आती है। तो इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी की मार्केट प्राइस ऊपर जाती जाएगी तो उस कंपनी का कैपिटलाइजेशन जो वेट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी कंपनी के मार्केट वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी की कैपिटलाइजेशन वेट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तभी नॉर्मली न्यूज़पेपर के अंदर ये मेंशन होता है, जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो ये उसके अंदर मेंशन करते हैं आज इतना कैपिटलाइजेशन मार्केट से उड़ गया, आज खत्म हो गया, डूब गया। ठीक है, तो वो इस वजह से लिखते हैं। अच्छा, इसका जो डिसएडवांटेज होता है कैपिटलाइजेशन वेटेज का, डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर किसी कंपनी की प्राइस अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब ये कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर फिर वो कंपनी जो है ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर आ जाती है। मतलब अगर एप्पल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, अगर एप्पल कंपनी अगर $1 से बढ़ के $2 भी हो जाएगी, और कोई दूसरी कंपनी जो कि स्मॉल कैपिटलाइजेशन वाली थी वो अगर $1 से बढ़ के $10 भी हो गई, तो हो सकता है कि एप्पल का $1 के बढ़ने का इम्पैक्ट जो है उस इंडेक्स के ऊपर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप वाली जो कंपनी होगी उस इंडेक्स में। तो उस बायसनेस को खत्म करने के लिए उन्होंने एक मॉडिफाइड कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स बनाया। और मॉडिफाइड कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जब भी किसी कंपनी की प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगी तो वी विल नॉट काउंट मोर देन दैट थ्रेशोल्ड इन द इंडेक्स। सच एज उन्होंने कहा कि अगर 10% हो जाएगा तो 10% से ज्यादा उस कंपनी का वेट लेंगे नहीं। सही हो सकता है कि एप्पल का वेट बनता हो 15%, बट दे विल बी टेकिंग जस्ट द 10% ऑफ द वेट उस प्राइस के इंक्रीज होने का, ताकि ऐसा ना हो कि सारा का सारा इंडेक्स जो है सिर्फ कुछ कंपनीज की वजह से ही मूव कर रहा है। जो कि ब्रेथ इंडिकेटर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम ये देखते हैं कि शेयर की प्राइसेस जो बढ़ रही हैं वो ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज के ऊपर मूव होने की वजह से बढ़ रही हैं कि कम नंबर ऑफ कंपनीज के ऊपर मूव होने की वजह से बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है। इक्वल वेटेड क्या होता है? इक्वल वेटेड के अंदर वही कह रहे हैं कि भाई इन सारी चीजों का इंडेक्स खत्म कर दो और सारी कंपनीज को बराबर में लाके खड़ा कर दो। महमूद और अयाज जो है ना सब एक साथ ही हो जाएं और जिन सबको इक्वली वेट असाइन कर दो। डाउ जोन्स जो है वो इस चीज के ऊपर बेस करता है, आई थिंक। इनके बड़े इस्लामिक टेनेट्स हैं इस इंडेक्स के सर? सॉरी, इनके बड़े मुसलमानों वाले टेनेट्स हैं सर, सबको बराबर रखा हुआ है। आई थिंक जो बराबर रखा हुआ है ना वो इसलिए रखा हुआ है कि शुरू में चूंकि इतनी हाई फाई वो नहीं यूज की जाती थी, मैथ्स यूज नहीं की जाती थी, तो उन्होंने कहा कि यार हमें नहीं पता कि क्या मैथ्स लगेगी, एक काम करते सबको बराबर का वेट करते थे। तो ये करना चूंकि सबसे आसान काम होता है, चार्ल्स डाउन ने भी जो इंडेक्स बनाया और सब वो यही बनाया। दुनिया के अंदर S&P 500 के इंडेक्स जो था वो डाउ जोन्स के बाद बना था। उस वक्त तक थोड़ी सी जो ना हाई फाई जो ना साइंस और मैथ्स और फाइनेंस इन दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, तो उन्होंने जो अपना इंडेक्स बनाया S&P 500 ने वो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस बनाया। तो मेरे ख्याल से वो यही चीज है ना, पहले लोग कितने सिंपल थे और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता कितनी जो मुश्किल चीजों की तरफ जाते जा रहे हैं। लेकिन चीजें चाहे जितने भी मुश्किल करते रहे
मार्केट के अंदर टॉप फिर भी लगते हैं, मार्केट का इन द बॉटम फिर भी लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल कि सर। आपको बचा लिया कुछ चीजों के फोन करने से कि जनाब बोलेंगे नहीं नहीं अब तो ये मार्केट कभी गिरेगी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सही। बिल्कुल सर। प्राइस वेटेड भी होते हैं इंडेक्स, अच्छा सॉरी ये जो इक्वल वेटेड में बोल रहा था, तो एक्चुअली डाउ जोन्स इज नॉट इक्वल वेटेड, इज एक्चुअली प्राइस वेटेड। मतलब अगर बिल्कुल शेयर सर। की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा वेट डालेगी उसके ऊपर, इंडेक्स के ऊपर। अच्छा जी, आगे आते हैं। सर्वाइवरशिप बायसनेस क्या होती है? सर्वाइवरशिप बायसनेस ये वही वाला जो आपका एथिक्स का क्वेश्चन था वही यहाँ पे आ रहा है जो आपने अभी केस डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई सर। क्लाइंट चला जाता है तो क्या उस क्लाइंट का परफॉर्मेंस जो है हम अपनी परफॉर्मेंस के अंदर शो करेंगे जो कि आपको पहले छोड़ के जा चुके हैं या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि वो जो कंपनीज जो पहले उसका पार्ट थी इंडेक्स का, सपोज करें कि वो कंपनी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है उस कंपनी का डेटा तो फिर उस इंडेक्स के अंदर नहीं होगा। तो क्या करें? क्या एक खास टाइम तक उस कंपनी के डेटा को यूज करते रहो और उसके बाद से जब से कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती उसके बाद ना करें क्या? ये कौन डिसाइड करेगा? कह रहे हैं ये जो ना वन अगर तो आप हटा देंगे तो क्या होगा कि या कोई कंपनी के शेयर की प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है तो क्या जो है ना इंडेक्स को नीचे कर देंगे, या जो है ना किसी कंपनी को बोलें कि नहीं नहीं ये कंपनी तो अब इतनी अच्छी रही नहीं। सच है, ब्लैकबेरी हो गया, ब्लैकबेरी एक जमाने की कितनी अच्छी कंपनी होती थी। सही। जी या सर। नोकिया एक जमाने में कितना, हर किसी के हाथ में जो मोबाइल होता था नोकिया का मोबाइल होता था। सही। लेकिन जी सर। टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो जो है ना लोग जो है ना लोगों की चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर वो कंपनी भी एज अ कंपनी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती होगी जब उनका प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा, जो कंपनी कहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगी? तो ऐसे में फिर उन कंपनीज को जो इंडेक्स का पहले पार्ट बना हुआ था कि वो इंडेक्स की कैलकुलेशन के अंदर उस कंपनी को कंसिडर किया जाता था तो उस कंपनी को बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही बाहर बिल्कुल निकाल सर। देते हैं और उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं तो उससे जो है इंडेक्स एक दिन पहले तक के कुछ चल रहा होता है, एकदम से इंडेक्स की वैल्यू जो है ना अगले दिन से जो है ना कुछ और होने शुरू हो जाती है। तो सर्वाइवरशिप बायसनेस जो है ये कहलाता है कि जो है ना आपने पुराना डेटा निकालना है तो कहाँ से निकालना है और अगर ऐड करना है तो कहाँ से करना है। और दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है इनका, वो ये कहता है कि कौन डिसाइड करता है कि जिन्हें किसको शामिल करना है किसको शामिल नहीं करना है। सही है। जी तो सर। ये सब जो है ना कह रहे हैं कि ये क्वेश्चनेबल क्वेश्चंस हैं कि ये कौन जो है ना सब डिसाइड कर रहा है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बैक टेस्टिंग होता है। कह रहे हैं कि अगर आपने जो है ना निकाल दिया किसी कंपनी को बाहर और आपने अपना कोई मॉडल बना के जो है उसको टेस्ट कर रहे हैं, यार ये मैंने बड़ा जबरदस्त एक टेक्निकल मॉडल बनाया है, इस बेसिस पे बाई इंडिकेशन सेल इंडिकेशन भी देगा। और पता लगा कि जिस इंडेक्स के ऊपर आप देख रहे हैं उस इंडेक्स में तो एक ऐसी कंपनी शामिल थी पहले जो कि अब तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी सर। सर्वाइवरशिप बायसनेस कहलाता है ये। हाउ द स्टॉक वाज सिलेक्टेड इनिशियली, ये भी एक क्वेश्चन है कि किसने डिसाइड किया था कि इस स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे इनिशियली जो कि अब आज बाहर निकालना पड़ रहा है। ठीक है। वेइंग मेथोडोलॉजी ऑफ द इंडेक्स, किसने ये डिसाइड किया कि जो ना हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पे करेंगे कि इक्वल वेटेड पे करेंगे कि प्राइस वेटेड के ऊपर करेंगे? कौन ये डिसाइड करता है? कहने की ये सारी चीजें जो है ना सर्वाइवरशिप बायसनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ, अभी भी हमारे पास 5 मिनट्स हैं एंड आई वांट टू यूटिलाइज दैट 5 मिनट्स आल्सो। सो वी आर मूविंग टू द चैप्टर नंबर 25। जी सर। चैप्टर नंबर सॉरी चैप्टर 25 बोला मैंने। कि आपके पास जो इनकम सिक्योरिटीज होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। इनकम सिक्योरिटीज के अंदर उन्होंने बोला कि मेजर टाइप ऑफ इशूअर्स बता दें कि डेट सिक्योरिटीज के इशूअर्स कौन कौन इशू करता है उनको। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कंट्री लेवल के ऊपर भी इशू की जाती हैं, सच जैसे आप पाकिस्तान को लोन चाहिए है तो हमारे यूरो बॉन्ड जो है दुनिया के अंदर इशू कर दिए जाएंगे। तो वो तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज भी इशू करती हैं जो बॉन्ड्स फिर दूसरे कंट्रीज के अंदर ये दूसरी अक्रॉस द बोर्ड इशू किए जाए। सॉवरेन, फेडरल, नेशनल होती हैं ये नॉर्मली कॉमन नेम। इस और अगर विद इन कंट्री करना चाहें तो ये कंट्रीज विद इन कंट्री भी कर सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, तो ये पाकिस्तान की अपने इशू किए हुए बॉन्ड्स हैं। फिर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए पाकिस्तान के अंदर इशू हुए हुए हैं ट्रेजरी बिल्स
और आपके पीआईबी, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के नाम से, ठीक है। तो ये सारे बॉन्ड्स है जो कि गवर्नमेंट को जब फंड्स की जरूरत होती है तो ये बॉन्ड्स इशू कर रही होती हैं। तो अमेरिका में भी होते हैं, सही है। अमेरिका में स्टेट्स भी कर सकती हैं, हर स्टेट 52 स्टेट्स है वहाँ पे, वो स्टेट्स को अगर फंडिंग की जरूरत है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, तो दे कैन इशू। और प्रोविंसेस, हमारे यहाँ प्रोविंसेस का कॉन्सेप्ट है, स्टेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ दुनिया में एक ही कंट्री के अंदर है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके अलावा तो जी दुनिया सर। के अंदर प्रोविंसेस का कॉन्सेप्ट है, तो वो लोग प्रोविंशियल बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी कर सकती है। सच जैसे लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंजाब, पंजाब के अंदर जो है सपोज करते हैं लाहौर की अपनी एक लोकल बॉडी हो गई, तो वो अगर अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए करना चाहे तो वो बॉन्ड इशू कर सकती है। तो लोकल गवर्नमेंट भी अपने अपने कामों के लिए कर सकती है। एक्चुअली कामों के लिए जो फंड्स की जरूरत पड़ती है उसके लिए ये सारी जो अथॉरिटीज हैं ये इशू कर सकती है बॉन्ड। स्टेट सर। भी कर सकती, काउंटी भी कर सकती, सिटी भी कर सकती है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है सिर्फ म्यूनिसिपल। और अच्छा, उनके अंदर ये कह रहे हैं यूनाइटेड, जो जब इस लेवल पे इशू किया जाता है यूएस के अंदर, तो नॉर्मली म्यूनिसिपल बॉन्ड्स कहलाते हैं और ये टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। मतलब आप किसी और बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर तो टैक्स कट जाएगा, लेकिन जब जी आप सर। इस तरह के बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स नहीं कटेगा। तो नॉर्मली भी फाइनेंशियल सिचुएशन जो हो गए या ऐसे लोग जो कि टैक्स नहीं देना चाहते हैं, कहते हैं यार टैक्स नहीं देंगे तो इंटरेस्ट पे ज्यादा हाथ में आएगा ना, तो वो इसमें इंटरेस्ट को बुकिंग करने में कॉर्पोरेशन इशू कर सकते हैं। अगर तो जब गवर्नमेंट खत्म हो गई तो उसके बाद भी कोई और अगर इशू कर सकते हैं तो कॉर्पोरेशन बॉन्ड इशू कर सकते हैं, जिन बॉन्ड को हम हाई ग्रेड, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जंक या हाई यील्ड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। बेहतर सर। ओके जी। नेक्स्ट एलओएस ऑफ दिस चैप्टर, बेसिक टर्म्स ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट बताना है कि इशूअर कौन होता है। इशूअर अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि हमें पता है गवर्नमेंट इशू कर सकती है, कॉर्पोरेशन इशू कर सकते हैं, ठीक है। कूपन क्या चीज होती है? कूपन जो कि इंटरेस्ट पे किया जाता है किसी भी बॉन्ड के ऊपर, उसको हम कूपन बोलते हैं, ठीक है। तो कूपन मतलब जैसे सपोज करें स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट आपके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की, या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में आपने इन्वेस्टमेंट की, तो हर 6 महीने के बाद गवर्नमेंट आपको पैसे जो देगी वो कूपन होगा, ठीक है। तो आपका जो बॉन्ड जी होता है, सर। बहुत सारे जो कूपन का जो वर्ड यूज हुआ उस जमाने के वर्ड चल रहा है ये अभी तक है। जिस जमाने में फिजिकल बॉन्ड्स इशू किए जाते थे, जैसे अगर पहले जमाने में देखा हो कि आपके फादर ने या आपने कभी खुद भी किया हो डिफेंस सेविंग जैसे स्पेशल सेविंग में, तो पहले जो है ना उन बॉन्ड्स के साथ जो है ना अटैचमेंट होती थी, जैसे परफोरेटेड, जैसे आप समझे कि डाक का टिकट होता है ना, डाक के टिकट को आप जो है ना एक बड़ा सा एक वो होता है जिसमें से आप फाड़ के एक टिकट अलग कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सर, मैं समझ गया। तो बिल्कुल ऐसे बॉन्ड्स के अंदर भी जो ना परफोरेशन दी हुई होती थी, लाइंस बनी हुई होती थी। अगर आपने एक गत्ते का टुकड़ा उसमें से फाड़ के बैंक के पास लेके जाना है और बैंक को बोलना है कि यार ये देखो ये मेरा कूपन है, मुझे इसके पैसे दे दो, तो आपका वो वाला पोर्शन उसमें से गायब हो जाता था और बैंक आपको उसमें से पैसे, या वरना पूरा बॉन्ड ले जाते थे और जो ना बैंक उसमें से वो कूपन फाड़ के अपने पास रख लेता था और जो है आपको हम्म। बोलते थे ये हो गया। तो ये, तो इस तरीके से कूपन का कॉन्सेप्ट उस वक्त से चला आ रहा है, तो इसलिए उसको कूपन बोलते हैं। अब चूंकि आई थिंक आजकल के जमाने में तो शायद जो ना फिजिकल बॉन्ड्स होते नहीं है, सारे के सारे पेपर तो खत्म ही हो चुके हैं, तो जी सर। इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी वर्ड उसके लिए कूपन ही यूज करते हैं एक्चुअली, लेकिन इंटरेस्ट के पेमेंट को जो है कूपन बोलते हैं। अच्छा बेहतर सर। अच्छा, कभी कभार जो है ना उसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट भी होता है और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है सर्टेन पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल भी अगर आपको वापस किया जा रहा हो तो वो भी कूपन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा सर। मेच्योरिटी क्या चीज होती है? जिस टाइम पे आपका बॉन्ड खत्म हो जाएगा, जो जिस टाइम पे आखिरी दिन होगा उसके बाद जो है उस बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो उसके बाद जो है आपको वो जिस भी अथॉरिटी ने इशू किया हुआ था उसके बाद वो अथॉरिटी आपको फर्दर इंटरेस्ट नहीं देगी, सही है। तो समझ गया सर। आपको उसके बाद ना तो इंटरेस्ट देगी और आपको उससे पहले पहले अपने बॉन्ड को कैश करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, बेहतर सर। कह रहे हैं कि स्टेट द वे इन विच द डेट प्राइसेस आर एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं?
कह रहे हैं कि आप बिड एंड आस्क की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं नॉर्मली, क्योंकि डेसिमल्स की फॉर्म में कर रहे होते हैं तो फ्रैक्शन जो है ना बहुत ज्यादा बड़े जो है ना फ्रैक्शन बन जाते हैं। तो कह रहे हैं कि उसको बेसिस फॉर्म में जो है ना शो करते हैं। बेसिस क्या होता है कि जैसे 100.002, ठीक है, तो ये जो जी सर। 002 जो डेसिमल की बाद की फिगर है उसको हम बेसिस बोलते हैं। कितने बेसिस पे शो किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बॉन्ड की प्राइसेस ऐसी चल रही है, आज 100 चल रही है तो कल 101 हो जाएगी, कल 102 हो जाएगी। कोई स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि जहाँ पे प्राइसेस ऐसी तेजी तेजी से बढ़ेंगी। वहां पे तो प्राइसेस हमेशा ऐसे बढ़ती हैं, आज चल रही है अगर 100.001 तो शायद कल के दिन में हो जाए 100.002। इस तरह से वो जो फर्क जो आता है प्राइसेस के अंदर वो बेसिस में आता है। एब्सोल्यूट अमाउंट टर्म के अंदर डेली बेसिस पे नहीं आ रहा होता। तो कह रहे हैं कि वो फ्रैक्शन जो बड़े होते हैं उसको, चूंकि वो इतना बड़े होते हैं कि उसको हम 1/8 में शो करते हैं, या तो या 1/16 में शो करते हैं, या 1/32 में। आप बस ज्यादा से ज्यादा ये याद कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, 1/8, 1/16, 1/32। और ये देखिए सबके सब मल्टीपल है। 1/8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/16। 8 के बिल्कुल सर, समझ में आ गया बात। इस तरीके से शो करते हैं। और यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे ये कुछ शो करने के जो है डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं। कह रहे प्लस का साइन भी आप यूज कर सकते हैं प्राइस के आगे, तो इसका मतलब जैसे आप प्लस का साइन शो कर देंगे तो इसका मतलब उससे भी आगे की उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर सपोज करें कि ये बात की है ना 92.07, हम्म। 92.07 के अगर आपने आगे प्लस लगा दिया, तो अगर 92.07 का मतलब ये था कि 07 मतलब 7/32, अगर आपने प्लस लगा दिया तो फिर 7/32 नहीं होगा, बल्कि उससे आगे वाला नंबर, जैसे कि हम देख रहे हैं ना 16, 16 के बाद 32, फिर 32 के बाद 64 होगा। तो अगर आपने 07 के बाद आपने प्लस लगा दिया तो एक्चुअली यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट 7/32, एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट 7 अपॉन, सॉरी, 15/64, ठीक है। 15/64 का मतलब ये कि ऊपर का नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे का नंबर भी तकरीबन 2 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा, कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं जैसे कि ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्काउंटेड यील्ड्स के ऊपर इशू किए जाते हैं। मतलब वो 100 की प्राइस के ऊपर इशू नहीं किए जाते, वो 100 से कम की प्राइस के ऊपर इशू किए जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा डिस्काउंटेड यील्ड का मतलब ये होता है जब कोई बॉन्ड जो है अपनी फेस वैल्यू से नीचे की प्राइस के ऊपर इशू किया जाए तो हम उसको कहते हैं डिस्काउंटेड यील्ड। और दुनिया के अंदर हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में इस तरह का वाहिद इशू होने वाली जो सिक्योरिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टी बिल्स होती है, और कोई दूसरी सिक्योरिटी ऐसी नहीं होती है जो कि डिस्काउंटेड यील्ड के ऊपर होती है। तो सर ये क्या लोगों को एनकरेज करने के लिए डिस्काउंटेड यील्ड पे देते हैं, सॉरी, क्या करने के लिए? या लोगों को एनकरेज करने के लिए करते हैं कि वो नहीं, ये खरीदें? इंडिविजुअल पीपल के लिए जो सिक्योरिटी इशू की जाती है वो टी बिल्स तो होती ही नहीं। टी बिल्स तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इशू की जाती है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो टी बिल्स में कर देते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं करते टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सबसे पहली बात। बिल्कुल अच्छा, टी बिल्स बिल्कुल। का मतलब ये है कि जब आपने इसमें आपने इशू कर दिया उसको लोअर रेट के ऊपर, सपोज करें कि 100 रुपी की है, आपने इशू किया 93 पे, तो कल को उसकी प्राइस जो है ना एक महीने के बाद हो सकता है 93 से बढ़ के 94 हो जाए। तो 93 से बढ़ के जो 94 होगा एक्चुअली बढ़ा तो वो इंटरेस्ट रेट की वजह से है, जी सर। सही, क्योंकि इतने नंबर ऑफ डेज गुजर गए तो अब चूंकि नंबर ऑफ डेज गुजर गए तो अब वो 93 वाला 93 पे तो ट्रेड नहीं करता रहेगा ना, वो तो 94 का हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो 12 महीने के बाद उसकी प्राइस को बढ़ते 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 तो 100 हो जाना है ना। तो होगा क्या कि 94 और 93 के बीच का जो डिफरेंस होगा ना उसको कैपिटल गेन कंसिडर कर लिया जाएगा, उसको ये नहीं ठीक कंसिडर है किया जाएगा कि ये इंटरेस्ट इनकम है। समझ रहे हैं आप? ठीक है तो ठीक है सर। आप 93 पे खरीद के अगर 94 पे बेचते हैं तो कैपिटल गेन हो जाएगा, और कैपिटल गेन की जो टैक्स की ट्रीटमेंट है उन कंट्रीज के अंदर डिफरेंट होती है, और उसकी जो इंटरेस्ट इनकम की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो उसको नो इंटरेस्ट पेमेंट आर आर अदरवाइज मेड, कह रहे हैं अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं पे करते। एक्चुअली प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है 93 से बढ़ के 94, 94 से 95, 96, 97, इस तरह से बढ़ते बढ़ते वो 100 पे पहुंच जाता है। फेस वैल्यू उसकी 100 होती है। ठीक है अच्छा जी, कह रहे हैं कि प्राइस और ईल्ड्स का क्या रिलेशनशिप होता है, हमेशा याद रखिएगा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो ईल्ड नीचे जाएंगी, ईल्ड्स अगर बढ़ेंगी तो प्राइसेस नीचे जाएंगी, ठीक है। ठीक है सर।
अच्छा जी, यील्ड कर्व क्या होता है? यील्ड कर्व भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि यील्ड कर्व जो है ना दो तीन तरह के होते हैं। एक तो अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर यील्ड कर्व कुछ इस तरह का बन रहा है, सपोज करें ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, अगर यील्ड कर्व यूं जा रहा है, ऊपर की तरफ बनता हुआ जा रहा है, तो आप उसको बोलेंगे अपवर्ड स्लोपिंग। एक यील्ड कर्व ऐसा हो सकता है जो कि, अच्छा, इस अपवर्ड स्लोपिंग को जो है नॉर्मल यील्ड कर्व कहते हैं। दुनिया में ज्यादातर यील्ड कर्व इस तरह के होते हैं। एक यील्ड कर्व हम्म, ऐसा होता है जिसे आप फ्लैट बोलेंगे, मतलब हर टेनोर के ऊपर ये टाइम होता है, नीचे टाइम होता है जी सर। और ये इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, ये हर एक के अंदर जो सेम होगा हर स्केल में। ठीक है, और एक यील्ड कर्व आपका हो सकता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये एबनॉर्मल होता है। इसका नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्ट करेंगे आज, तो लोअर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर हम आज ही के दिन में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हायर इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। इससे अगर हायर टर्म लॉन्गर टर्म के अंदर आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो इंटरेस्ट रेट जो है ना आपको ज्यादा मिलना चाहिए। इसमें फ्लैट का क्या मतलब है? फ्लैट का ये मतलब है जिस टाइम पीरियड में भी आप इन्वेस्टमेंट करें आपको इंटरेस्ट रेट एक ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सही गवर्नमेंट सर। के पास जो है ना फंडिंग की जरूरत नहीं है, तो हर इंटरेस्ट हर टेनोर के ऊपर सेम इंटरेस्ट। अच्छा, इसके क्या मतलब है? ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन को शो करता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को आज जो है ना बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है एज कम्पेयर टू आने वाले फ्यूचर के अंदर इतने ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि आज जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है उसी का रेट ज्यादा होता है ना। क्योंकि आज जी ज्यादा सर। फंड की जरूरत है तो इसलिए वो आज ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है पे करने की कोशिश करेगी। तभी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर, वो शॉर्ट टर्म के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि लॉन्गर टर्म के अंदर गवर्नमेंट कम इंटरेस्ट रेट दे रही है तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये मीनिंग है। इसको बेहतर क्लिक कर सर। देते हैं, आगे मूव करते हैं, देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि आप ये बताएं कि यील्ड एंड क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है। अच्छा जी, सबसे पहली बात कि जब भी कोई भी कॉरपोरेशन अगर बॉन्ड को इशू करने जाती है तो उसको ये पता होता है कि जिन लोगों के लिए हम बॉन्ड्स इशू करने जा रहे हैं, हमारे बॉन्ड्स को या तो इंडिविजुअल पब्लिक खरीदेगी या हो सकता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर खरीदेंगे तो उनके पास तो पहले ही ऑप्शन अवेलेबल है। वो ऑप्शन क्या है कि वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। जी। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे तो वो रिस्क तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए सॉवरेन रिस्क होता है, और सॉवरेन रिस्क उस रिस्क के लिए यूज किया जाता है जिसके अंदर डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं होते, कोई जीरो चांसेस होते हैं। और जीरो चांसेस तो हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करने के होंगे। तो सपोज करें कि कोई कॉर्पोरेशन अगर ये डिसाइड करती है कि मैं 10 ईयर्स का बॉन्ड इशू करना चाह रहा हूँ, और पहले ही गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट ने एक 10 ईयर का ट्रेजरी बॉन्ड भी इशू किया हुआ है, ये ट्रेजरी रेट इशू किया हुआ है, और ट्रेजरी रेट का रेट सपोज करते हैं यूएस गवर्नमेंट ने जो इशू किया हुआ है वो 4% का रेट है। तो मैं एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मेरे पास मुझे पता है कि मैं अगर चाहूँ तो आज यूएस गवर्नमेंट की 10 ईयर की ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा तो 4% का रेट मिल जाएगा मुझे। अभी एक कॉर्पोरेशन आके जो है ना इन्वेस्टमेंट कर, कॉर्पोरेशन अपना बॉन्ड इशू कर रही है। कॉर्पोरेशन का जो नेचर है वो तो यूएस गवर्नमेंट से बहुत नीचे आता है ना। जी सर। तो क्या होता है, क्रेडिट वाइज तो उनकी क्रेडिट रेटिंग उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी यूएस गवर्नमेंट की होगी। तो हम्म, कॉर्पोरेशन को अगर जब भी बॉन्ड इशू करना होगा तो क्या वो 4% पे इशू कर सकते हैं? उनको 4% के ऊपर ही इशू करना पड़ेगा। उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर। कि एक रिस्क प्रीमियम देना पड़ेगा उसका अंदर, मतलब 4% के अंदर वो रिस्क प्रीमियम ऐड कर दें। सपोज करेंगे मैंने रिस्क लिख दिया, रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो अब अज्यूम करते हैं कि भाई रिस्क प्रीमियम जो है ना, लोग कहते हैं कि ये कॉर्पोरेशन आई है, इस कॉर्पोरेशन की तो क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, हमें कोई 3% का तो रिस्क प्रीमियम दो साहब। तो इसका मतलब टोटल रिटर्न फिर आपको कितना चाहिए होगा? 7%। 7%। 4% प्लस 7%,
तो इसका मतलब ये है कि जो बेंचमार्क आपने किसको बनाया, यूएस की Okay. रेट को बनाया बेंचमार्क, उसके अंदर आपने Yes, रिस्क प्रीमियम को ऐड कर दिया, तो आपके पास एक्चुअल रेट आ जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं मोस्ट बॉन्ड्स आर प्राइस ऑफ अ रिस्क फ्री बेंचमार्क, रिस्क फ्री बेंचमार्क के बेसिस पे इशू किए जाते हैं, सच एज 10 इयर्स का यूएस ट्रेजरी रेट। इट इज देन एडजस्टेड हायर टू कंपनसेट फॉर द रिस्क, कह रहे हैं फिर उसको एडजस्ट कर दिया जाता है ऊपर की तरफ रिस्क को कंपनसेट करने के लिए। या लेंथ ऑफ द मेच्योरिटी, सपोज करें कि आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो 15 साल का बॉन्ड इशू करूंगा, अब यूएस गवर्नमेंट के अंदर कोई 15 साल का बॉन्ड होता नहीं है, तो वो आप क्या करेंगे, 10 इयर्स वाले कोई बेंचमार्क बनाएंगे, और उसमें आप बोलेंगे कि चूंकि एक कॉर्पोरेशन 15 साल का इशू कर रही है तो एक टाइमिंग का भी रिस्क प्रीमियम होना चाहिए उसके अंदर। तो हो सकता है कि आप इसके अंदर टाइमिंग का भी डाल दें, 0.5% ऐड कर दें, तो आप बोलेंगे 7.5% चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द कैश फ्लो, क्या कैश फ्लो उस कंपनी को मिलेंगे पीछे से जो है ना, क्या स्ट्रक्चर है, मतलब ये कि आप हर साल देंगे हमें हमारे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की रिपेमेंट, क्या आप 6 मंथली पे देंगे कि 3 मंथली पे देंगे, तो इस चीज से भी जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंड सिंपल सप्लाई एंड डिमांड, और उस वक्त जो है ना सप्लाई एंड डिमांड की क्या कंडीशन चल रही है, कितने और दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं, तो चूंकि अगर ज्यादा आ रहे होंगे तो फिर आप बोलेंगे भाई मैं आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूँ, मैं दूसरी कंपनी में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर दूँ, वो तो मुझे अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आप अगर मुझे उससे अच्छे रिटर्न देंगे तो मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। तो सप्लाई एंड डिमांड की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड यील्ड स्प्रेड और स्प्रेड टू द बेंचमार्क। ये जो हमने एडिशनल रेट को इंक्रीज किया है इसके अंदर, उसको बोलते हैं वो स्प्रेड ऐड कर दें उसके अंदर, या स्प्रेड टू द बेंचमार्क को ऐड कर दें। द टर्म में ऑल्सो बी अप्लाइड टू द स्प्रेड और डिफरेंस इन यील्ड बिटवीन द टू अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट की ही बॉन्ड को बेंचमार्क बनाएं, हो सकता है कि कॉर्पोरेशन के अंदर आप बोलें, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप बोलेंगे यार देखो दूसरी तो इतनी अच्छी कंपनी है जो कि बॉन्ड लेके आ रही है, वो भी तो 4% पे इशू कर रही है, आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, तो आप कैसे 4% पे इशू कर सकते हैं, तो आप तो अपने उसके अंदर मुझे थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम दें। तो इसीलिए कीप इन माइंड कि आप किसी दूसरी कंपनी को भी बेंचमार्क के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इन यील्ड बिटवीन द टू अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स सच एज हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड स्पेकुलेटिव और जंक बॉन्ड्स। अगर कोई जंक बॉन्ड लेके आ रहा है, स्पेकुलेटिव बॉन्ड लेके आ रहा है, इशू करने जा रहा है, तो आप बोलेंगे यार मुझे तो ज्यादा रिस्क प्रीमियम चाहिए। तो समझ में आ गया यहाँ तक, और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया।